गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सबीन फारूक। इस शो में आपको कहते हैं खुश आमदीद। आज प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे इस सवाल से कि क्या आप नई चीजें ट्राई करने में दिलचस्पी रखते हैं या घबराते हैं। वो नए पकवान हो सकते हैं, नए रंग हो सकते हैं, नए अंदाज हो सकते हैं, नए रास्ते हो सकते हैं, नई डेस्टिनेशंस हो सकती हैं। जैसे कि हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं ना कि जहां पर टूरिस्ट इन्फ्लक्स ज्यादा होता है वहीं पर हम ज्यादा लोगों को जाते देख भी रहे होते हैं कि अच्छा उसकी रील देख ले, वहां जाना है। या समटाइम्स ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक व्लॉगर को फॉलो कर रहे हो तो जो नए रास्तों पर जा रहा होता है, नए मेडोज दिखा रहा होता है, आप उसको फॉलो करते हैं, वहां मे पहुंच भी जाते आपको हैं। ट्रस्ट होता है ना कि वो जहां भी जाएगा वो आपको रियलिटी बताएगा, क्योंकि बाज़ हाँ, औक़ात अगर इतना बताएगा तो। फैंसी वरना सभी नहीं होता ना, वो लिखा होता है इस्लामाबाद से 2 घंटे की मुसाफत, आगे पता चलता है मामला ही कुछ मेरे और होता साथ है। सिरन वैली में ये हुआ था। मैंने इससे पहले भी एक्सपीरियंस बताया था। खैर, आप तो दोबारा होके आए हैं मैं अभी। एक बार ही गया हूँ, पहले नहीं गया था। आप एक अच्छा पहले नहीं हाँ, गए इट्स दोबारा? इट्स माय अच्छा, फर्स्ट टाइम। क्या ओके 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 फाइन। आपकी एक्सपीरियंस इसलिए मुख्तलिफ रहा कि आपने वो जो रास्ता अब बताया गया था पूरा आपको, उससे पाकिस्तान बहुत बड़ा लंबा प्यारा है था। जी। मैं किसी इलाके की बुराई नहीं करूंगी, आप लेकिन रास्ते की बात करेंगे, लंबा बहुत था ना। मैं सिर्फ रास्ते की बात करूंगी और मैं इस लिहाज से बात करूंगी कि कोई कुछ जगह होती है ना कि ट्रैवल व्लॉगर्स इतनी उसकी हाइप क्रिएट कर देते हैं कि ये देखें, उसका रियलिटी चेक नहीं दे रहे होते। चाहे वो रास्ते के लिहाज से हो, चाहे वो वहाँ की ब्यूटी के लिहाज से हो, क्योंकि खूबसूरत तो हर जगह है ऑब्वियसली, लेकिन वो किस तरह से आपके टेस्ट को मैच करती है वो तो आपने खुद देख के जाना होता है ना। तो ये होता है कि थोड़ा रियलिटी चेक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट लोग जब फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो वो अकॉर्डिंगली प्लान करें। ऐसा ना हो कि आपको थ्रू आउट आपको रास्ता ही आपका ना ख़त्म हो रहा हो और आपको समझ ही ना आए कि आपने क्या करना है। सो आई थिंक ये मेजर प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज हमारा पाकिस्तान, पूरा खूबसूरत है, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत बेशक है ऐसे। अच्छा, माशाल्लाह। जो एक्सपीरियंस ज़रा सभी हर बंदे का डिफरेंट एक्सपीरियंस थोड़ा होता है। डिफरेंट होता हाँ है। मैं चूंकि आपको पता है ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, मुझे पसंद है ट्रैवल हाँ करना, तो मुझे शायद वो जो एक फैक्टर होता है ना कि अच्छा रास्ता लंबा हो गया, मुझे वो इतना डिस्टर्ब नहीं करता हाँ समहाउ। लेकिन हाँ, जो इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स रहे जो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा कि मुझे एक दोस्त ने जब रिकमेंड किया, बिकॉज वो खुद सिरन वैली से हैं, उन्होंने कहा जी आप आए, उन्होंने मुझे पूरा एक ऑडियो नोट भेजा कि अच्छा आपने इस रास्ते से आना है, यहाँ आपने रुकना है, यहाँ पे आपने यू टर्न लेना है, यहाँ पे आपने चप्पल कबाब खाने। तो उन्होंने शिंक्यारी का जिक्र किया, उन्होंने कहा जी आपने यहाँ पे लाजमी थोड़ा थोड़ा सा ना साइड पे, लेफ्ट साइड पे जाके आपने चप्पल कबाब खाना है और वापस आना है। अच्छा, मैं नहीं इतना फूडी बाहर का ना, स्ट्रीट फूड या चप्पल कबाब नहीं खाता मैं। मैंने सोचा कि चलो अब वो इतना इंसिस्ट करे तो लेट्स गो, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो हम चले गए वहाँ पे। सो लिटरली सभी, एक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स थे चप्पल कबाब के, तो जो उसने बताया था हम उधर ही गए। सो हमने चप्पल कबाब उसे वैसे ही कहा, बिकॉज मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे, हम चारों गए हुए थे। तो हमने उसे कहा जी 4 चप्पल कबाब बना दो। मुझे लगा कि 4 इज़ इनफ। हमने बनवाए सभी, वो इतने मज़े के चप्पल कबाब थे कि हमने और बनवाए फिर। और जब हम उसके बाद सिरन वैली गए तो मेरी बेटी ने कहा बाबा मुझे और कुछ नहीं खाना, मुझे वापस पे वही चप्पल कबाब वहीं से खाने, पैक करे घर भी लेकर जाने चले, हैं। अब नेक्स्ट टाइम अगर जिंदगी में कभी मैं गई इंशाल्लाह श्योर तो मैं मैं यकीनन मंगवा दूंगा, चप्पल वरना कबाब आपको वरना आ ये बहुत ही जाएंगे, मजे के थे। वरना आ एंड जाएंगे। व्हेन इट कम्स टू दैट सिरन वैली, क्योंकि हम 2-3 स्पॉट्स पे गए, ज्यादा स्पॉट्स पे नहीं गए, क्योंकि आगे जो मुंडी या मुंडा कुछ है वो 2 सो स्पॉट्स गाड़ी यहाँ आपको पे चेंज करनी गाड़ी पड़ती चेंज है, करनी पड़ती है। वो मैं नहीं एक गया उस हाँ जगह पे। लेकिन जो सच्चा जो गाँव था वो खूबसूरत था। उसमें एक स्पॉट ऐसा था जो मुझे बहुत प्यारा लगा। वो बहुत बड़ा स्पॉट नहीं था, वो डैम के ऊपर स्पॉट था, मेडोज थे पीछे, जो व्यू था विलेज वो का जो वो आपने मुझे वीडियो बहुत, भी जिसकी हाँ, पोस्ट की हुई है, तो मुझे बहुत पसंद आई हाँ जगह। वो देखिए यही बात होती है ना कि खूबसूरती तो हर जगह पे है। और यस। इसी तरह से आप हमें बताएं ऐसी कौन सी जगह हैं जो आप विजिट करना चाहते हैं या आपने विजिट की, आप हाँ, रिकमेंड आप करना इस चाहते हैं। समर कहाँ जाना इस चाहते समर हैं? कहाँ जाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि आपकी रिकमेंडेशन क्या है। यस। एक ट्रू पिक्चर उस जगह की ज़रूर बताइएगा, या जितने भी ट्रैवल व्लॉगर्स भी देख रहे हैं हमें वो बहुत ट्रू पिक्चर दिखाएं, ताकि लोग जब उनको पता हो कि ये जगह फैमिली के साथ जाने वाली है नहीं जाने वाली, आपको क्या अपने साथ रखना है क्या अपने साथ नहीं रखना, रास्ता कितना होगा, रास्ते में खाने पीने की कितनी जगह होगी, बिल्कुल। गाड़ी आपको कहाँ पे चेंज करनी होगी, ये फैमिली के सारी लिए कौन से चीज़ें स्पॉट्स हैं? फैमिली के साथ कौन से स्पॉट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो पता होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। सो एनी हाउ हमने सोचा कि आज इस हवाले से ज़रूर बात करें, पाकिस्तान के टूरिज्म के हवाले से, स्पेशली रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के हवाले से, एब्सोल्युटली। एंड रिस्पॉन्सिबल कंटेंट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने सोचा कि आज इस हवाले से हम और बात सभी ने ज़रूर एक ना करें। छोटे से रवैये की बात भी करते हैं। मुझे एकदम से याद आ गया कि जिसने मुझे थोड़ा डिस्टर्ब किया हुआ ये कि हम सच्चा वाले स्पॉट पे ही, मैं और मेरे बच्चे आ रहे थे, तो वहाँ पे ना जो स्ट्रीम है उसमें एक चारपाई रखी हुई थी। हमने कहा बैठते हैं वहाँ पे। तो चूँकि हम सब ने थोड़ा थोड़ा सामान उठाया हुआ था, तो एक पत्थर था, मतलब ऑफ कोर्स हम सबको पता है वो बिल्कुल क्लियर पत्थर था। हमने कहा चलो यहाँ सामान रख देते हैं अपना। सो हमने वो जो बैग, एक छोटा छोटा बैग हमने उठाया हुआ था, हमने वो बैग्स उस पत्थर के ऊपर रखे और हम साथ ही चारपाई पे जाके बैठ गए। और उस दौरान ना एक फैमिली गुजर रही थी,
एक मियाँ बीवी थे और एक छोटा बच्चा था, वो गुजर रहे थे वहाँ से। सो अब हमने इतना नोट नहीं किया कि वो गुजरते हुए उनके क्या एक्शन थे, उन्होंने क्या किया, बस वो गुजर गए। सो जब हम वहाँ से उठे और हमने सामान उठाया तो वहाँ पर यूज्ड डायपर उन्होंने हमारे सामान के साथ रखे हुए थे। ओह गॉड। नाउ दिस वाज समथिंग जिसने मुझे इतना डिस्टर्ब किया कि आपको पता है कि एक फैमिली है, अपने सामान रखे, आप वहाँ रख क्यों रहे हैं? मतलब आप जस्ट थ्रो इट इन द डस्टबिन। वाकई ये कौन सा रवैया ये है? देखिए, ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी Yes. आती है और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही नहीं चाहते। और उसके बाद जब अगली दफ़ा आप वहीं विजिट करेंगे ना, यही मैं इसी कपल की बात कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम विजिट करें तो कहेंगे ओहो देखो इंतज़ामिया ने Yes, ख्याल नहीं रखा हुआ। yes. देखिए ख्याल हमारा मुल्क है ना, हमें मिल के खुद ख्याल रखना है, ना कि ये कि हम कचरा फेंके बिल्कुल। और इसी तरह से हम गंद फैलाएं और हम ये एक्सपेक्ट करें कि जी हम जब अगली दफ़ा जाएं तो हमें जो है वो हर चीज़ बड़ी अच्छी मिलनी चाहिए। नो, आपको कंट्रीब्यूट करना होता है एक चीज़ को मेंटेन करने में, उसकी खूबसूरती को मेंटेन करने में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अदरवाइज ये जो आप कर रहे हैं, कल आप जब वापस आएंगे वो आपको किसी ना किसी सूरत में दोबारा नजर आएगा, क्योंकि ये जो रवैये है ना हमारे, ये आप जैसे और बहुत सारे लोग होंगे, ये रवैये हमारे लिए चेंज होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कश्मीर की बात करी थी, ये जो तत्ता पानी जगह का नाम है, आपने जिक्र किया अब वो था। देखें एक एक्सपीरियंस है बड़ा ना। आप एक लिहाज से अगर बात करें तो इट्स एन एक्सपीरियंस कि आप वहाँ पे सल्फर है और ऑब्वियसली लोगों के लिए एक हॉट अट्रैक्शन स्प्रिंग है, है नेचुरल। हाँ, क्योंकि देखिए नॉर्मली आपको ये चीज़ें नहीं देखने मिलती, को मिल हाँ। रही होती ना, और कि उबला हुआ पानी आ रहा है कहीं से और बच्चे बड़े खुश होते हैं देख के, आप बड़े खुश होते हैं। अब यकीन जाने शुएब, मैं वहाँ पे गई और अब क्योंकि हम कश्मीर में पले बड़े और उस लिहाज से जगहों का ऐसा पता होता है पहले की निस्बत, और मैं बड़े सालों के बाद दोबारा गई, मैं हैरान होगी उस जगह पे जाके, मुझे बड़ा शौक हो गया दोबारा कि अच्छा चलो मैं रीविजिट करूँ उसको। शुएब इतना कचरा, डायपर्स है वहाँ पे, चिप्स के पैकेट वहाँ पे पड़े हुए हैं, कैन बॉटल्स, प्लास्टिक और क्या कुछ वहाँ पे नहीं था। यकीन जाने सल्फर से ज़्यादा जो स्मेल थी ना वहाँ पे, वो इस कचरे की स्मेल थी कि वहाँ पर 10 मिनट रुकना जो है वो बड़ा ही मुश्किल हो। तो देखिए ना, कुदरत का एक तोहफा था, हमने उसकी कदर ही नहीं की है। और देखिए लोग वहाँ पे इसलिए आते थे, आई डोंट नो ये मेडिकली डॉक्टर बता सकते हैं, बट लोग वहाँ पे जो लोगों का बिलीव स्किन है, डिजीजेस। क्योंकि देखिए हर जगह लोगों का अपना एक बिलीव होता है ना, तो लोग वहाँ पे इसलिए आते थे क्योंकि स्किन डिजीज होती है, सल्फर होता है, तो सल्फर से वो उसको वॉश करते हैं और वो कहते हैं कि जो स्किन डिजीजेज हैं वो उससे ठीक हो जाती है। That's true. बिलीव है कुछ लोगों का, कुछ की ठीक होती है, कुछ की मैंने ट्रिगर होते हुए भी So देखी वो है, डिपेंड करता है ना, कुछ करता है ना। स्पेसिफिक इश्यूज के साथ हाँ। अगर आप हैं और आप जाएं तो वाकई सल्फर का पानी भी, कराची में भी एक जगह पर है इस तरह, गरम चश्मा, हाँ। चित्राल, इस तरह ये कुछ हॉट स्पॉट्स, वाकई फायदा बड़ी होता है बड़ी उसका। खूबसूरती Yes. है, देखिए हर चीज़ का फ़ायदा भी है, लेकिन अगर आप उसको फ़ायदे की हद तक इस्तेमाल करते हैं नहीं, वरना अदरवाइज ये नेचर जो है ना, ये कुदरत जो है ना, ये फिर बहुत अच्छे से इंतकाम लेती है जी। इंतकाम लेती है। हमने बहुत बातें कर ली हैं, एक ब्रेक मुझे की लगता है तरफ हम break बढ़ना है, की तरफ, क्योंकि बाकी ब्रेक बातें लेते नहीं। हैं, वापस आएंगे, मेरे साथ रहिए। ये है राइजिंग पाकिस्तान। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? बट टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। वाह, वाओ। हर इंसान के पास एक कहानी होती है, कामयाबी की, मोहब्बत की, कुर्बानी की, और हर कहानी सुनने के लायक होती है। द नाइट शो में हम सुनेंगे वो कहानियां जो दिल को छू लें। मैं हूं फराह सादिया और होगी आपसे मुलाकात द नाइट शो में।
वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान से एक और सेगमेंट के साथ हम हाजिर हैं आपके साथ। और आज हम बात करेंगे कि आपने भी अपने आसपास ये देखा होगा, सुना होगा कि अच्छा जी बच्चा बीमार रहता है तो ये कहा जाता है कि आप इसका नाम चेंज कर दें। आपने जो नाम रखा था, इस नाम का जो आदाद हैं, जो नंबर्स हैं, वो अलाइन नहीं हो रहे उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ, इसलिए मसला आ रहा है। बहुत से लोग इस पर ज़ाहिर बात कर रहे होते हैं। अगेन चूँकि इट्स अ कंप्लीट सब्जेक्ट जिस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है और लोग उनसे राय भी ले रहे होते हैं। एंड यू नो इसमें शादी एक एस्पेक्ट ज़रूर है, क्योंकि ज़ाहिर पाकिस्तान में फॉर श्योर इस पर हम ज़्यादा बात भी करते हैं कि शादी कब के होगी? मामलात में, हाँ कब होगी, अच्छा कंपैटिबिलिटी, तो क्या वाकई किसी के नाम और वो जो उसके आदाद हैं वो डिफाइन कर रहे होते हैं? अगर करते हैं तो किस हद तक करते हैं? एंड नॉट जस्ट द मैरिज, आपका प्रोफेशन, आपका सब्जेक्ट, आपका मिजाज, वो कैसे एक आपके नाम के साथ जुड़ा होता है? और क्या वाकई नाम बदलने से इंसान बदल जाता है, मिजाज बदल जाता है? इस पर आज हमें बात करने वी हैव विद अस तलत जबीन साहिबा, न्यूमरोलॉजिस्ट यानी माहिर इल्मुल आदात। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया तलत साहिबा, आपने ज्वाइन किया। ये आपका अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ इस सब्जेक्ट को लेकर कि अच्छा ये मुझे सीखना है, समझना, बिकॉज इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट। अच्छा, मैं सऊदी अरेबिया में थी तो वहाँ एक स्कूल में पढ़ाती थी, तो वहाँ मेरे साथ एक इजिप्शियन टीचर थी। ओके। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और अगले चंद मिनट में उन्होंने मुझे मेरी पर्सनैलिटी बता दी। और सही बताई सारी? बिल्कुल सब कुछ ठीक बताया। ओके। तो वो न्यूमरोलॉजी करती थी, इंग्लिश के थ्रू करती थी। इंग्लिश का नाम लिख के तो आप उसके अल्फ़ाबेट और लेटर्स के हिसाब से वो करती थी। बेसिक मैंने उनसे सीखा, फिर बाद में मैं इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन लेटर ऑन 4-5 साल पहले, कुछ टाइम पीरियड पहले, मुझे ऐसे लगा कि शायद ये अब सोशल मीडिया पे मैं देखती तो बहुत से इंडियंस हैं या चाइना के हैं, तो वो न्यूमरोलॉजी कर रहे होते थे। वो अक्सर कहते थे नंबर 2 इज़ मतलब अच्छा नंबर नहीं है, ये डिफ़िकल्टीज़ का नंबर है, बच्चे का नाम इस नंबर पे नहीं होना चाहिए। तो जब मैंने मोहम्मद नाम लिखा और मैंने जब उसकी वैल्यू निकाली तो वो नंबर 2 पे आ रही थी। फिर मेरे अंदर ये हुआ कि मैं देखती हूँ कि अगर मोहम्मद नाम नंबर 2 पे है और हम तो उनसे मतलब बड़ा तो कोई नहीं है इंसान, नबी तो वो हैं सो हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी को तो हम फॉलो करते हैं। फिर जब मैंने इस पर डीप रिसर्च की तो पता चला कि 2 नंबर के लोग तो बहुत सुपर लोग थे। जैसे उस्मान गाजी है सल्तनत उस्मानिया का, उसका नाम भी उस्मान जो है वो नंबर 2 पे आता है। मोहम्मद नाम भी नंबर 2 पे आता है। अगर आप अर्तुगरुल ड्रामे को देखें तो उसमें जो बमसी था वो नंबर 2 पे, अब्दुर्रहमान नंबर 2 पे, और दुहान एक लड़का था उनके साथ, वो भी नंबर 2 पे था। नंबर 2 वाले आप देखें कितने जज्बाती और दोस्ती में कितने अच्छे इंसान थे। जब ज़्यादा रिसर्च की इस पे तो पता चला कि बहुत सारे वॉरियर जो है वो नंबर 7 पे आते हैं। ओके। और उनकी जब शख्सियत के मुतालिक मैंने मुख्तलिफ किताबों में पढ़ा, जब उसको रिसर्च की तो पता चला उन सब की शख्सियत भी एक जैसी थी। ओके। तो फिर मेरा इस पे यकीन ज़रा पुख्ता होता गया, तो मैंने फिर बाकी रिसर्च इसमें की। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ऐसे सजेशन दूं सबको कि लड़कों के नाम जो हैं वो कम से कम ऐसे रखें जो वॉरियर के नाम पे आते हैं, जिससे आगे चल के पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो, पेरेंट्स को भी फ़ायदा हो, लड़के की अपनी पर्सनैलिटी भी अच्छी हो। अच्छा, हमारे यहाँ जो आम हम यूज़ करते हैं लफ्ज़, हम कहते हैं ये नाम बड़ा भारी है। बच्चा बीमार हो रहा होता है तो कहते हैं नाम भारी है, इसका नाम चेंज करते हैं। अब अल्लाह आलम नाम चेंज करने से वाकई उसकी बीमारी ठीक हो जाती है या फिर इलाज भी साथ साथ चल रहा होता है, क्योंकि शायद हमें खुद भी नहीं पता, क्योंकि ये एक हमेशा एक साइंस है, ये एक आर्ट है, हर कोई इसको नहीं समझ पा रहा होता। हमें बस एक नाम की बैकग्राउंड हमें नहीं पता होता, हम बस ये कहते हैं ये नाम ख़ानदान में किसी का नहीं रखना। सो इस हवाले से क्या ये बात दुरुस्त होती है कि नाम चेंज कर दिया जाए तो बच्चा वापस ठीक हो जाता है या फ़र्क आ जाता है उसकी सेहत में? अच्छा, हमारे मुल्क में तो ये है कि बाप ने भी नाम बताया, माँ ने भी बताया, दादा ने भी बताया, ठीक है, अब किसी फूफो खाला ने भी बताया, तो लड़के के 3-4 नाम रख दिए जाते हैं। अब आप ये देखें कि 4 नाम आप उसको दे रहे हैं। जब 4 नाम आपने दे दिए तो चारों का इफेक्ट भी उस पे होगा। तो अब ये 4 नाम जब उसके हैं तो 4 तरह की उसकी शख्सियत होगी, वो अपने आप में कंफ्यूज होगा, वही इफेक्ट उसकी बॉडी पे होंगे तो वो बीमार भी होगा। शादियों के टाइम पे अब लोग आपसे बहुत रुजू करते होंगे कि कंपैटिबिलिटी है या नहीं है नामों को लेके, या किसी की शादी नहीं हो रही तो आप बताएं कि शादी कब हो जाएगी, इस हवाले से भी लोग आते हैं? हाँ, इस हवाले से भी लोग आते हैं, लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि जिन को मैंने मना किया कि यहाँ शादी नहीं करनी, वहाँ उन्होंने शादी की है। फिर क्या हुआ है? और उनको लगा कि ये ज़्यादा मुनासिब, मतलब एक हम देखते हैं ना ज़रा ग्राउंड सिचुएशन देखते हैं, कुछ फैसिलिटीज़ देखते हैं अपनी बच्ची के लिए या बच्चे के लिए, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ हम अच्छा सोच रहे हैं। तो वो कुछ ऐसे होता है, फिर 5-6 महीने के बाद वो जब मेरे साथ रब्ता करते हैं और फिर बताते हैं कि अब तो ये इश्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर मैं कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, इसके बाद भी मसले का हल मौजूद है। अगर आपके 2 ऐसे
डिफरेंट पर्सनालिटी के बच्चे भी इकट्ठे हो गए हैं, उनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो भी उनके नाम के स्पेलिंग में थोड़ी बहुत चेंजेस करके उनकी शख्सियत पे, अभी नहीं एकदम तो ऐसा नहीं होता कि मैं अभी नाम चेंज करूँगी या स्पेलिंग चेंज करूँगी तो कल से ये इफेक्ट्स आएंगे। ऐसा 20 दिन में भी हो सकता है, 1 मंथ में भी हो सकता है, 2 मंथ में भी हो सकता है। साथ थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। ज़ाहिर है आप किसी भी रिश्ते को बचाना चाहते हैं अगर, और अगर आप दिल से चाहते हैं कि वो बच जाए तो ज़ाहिर है आप उसके लिए मेहनत भी करेंगे थोड़ा। सर आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए हम अक्सर ना वो पामिस्ट्री हो या न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी, डिफरेंट जो हम साइंस की बात कर रहे होते हैं, हम उसको एज ए एंटरटेनमेंट ले रहे होते हैं लिटरली। ये हमारा मसला है। हालांकि कितनी आपने अच्छी बात की है कि अगर कंपैटिबिलिटी का इशू है तो आप कैसे उसको इस इल्म की बुनियाद पे ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, इमोशनल, फिजिकल, वो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है कि अच्छा अगर इशू नज़र आ गया आपको एक इल्म की बुनियाद पे तो आप कैसे उसको आप ठीक कर सकते हैं। बिकॉज द बॉटम लाइन इज़ कि हाउ टू फिक्स द थिंग, बजाय इसके आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे ले लें, अच्छा नहीं आप ये बता दें, आप वो बता दें। और या तो ये कि यार चीज़ों को एज इट इज़ रहने दें। अक्सर होता है ना कि रहने देते हैं, एक ये होता है कि ख़त्म कर दें। ये दो एक्सट्रीम सॉल्यूशंस नहीं होने चाहिए। अब वी आर मैच्योर एनफ टू फिक्स द थिंग, लेकर चलना है चीज़ों को। अच्छा तो चलें अब हम भी यही करते हैं कि कुछ बता दें ताकि लोग, because we really want कि कोई प्रैक्टिकल। हाँ चलो इसको यूँ रखते हैं कि चूँकि I got married some 11 years back, तो मैंने बल्कि नाम और डेट ऑफ बर्थ आपको लिख के चूँकि माँ रखी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें बताएं, थोड़ा गाइड करें। एक तो हम दोनों के नामों को देखते हुए, डेट ऑफ बर्थ को देखते हुए, मी एंड माई वाइफ, हमारा क्या नंबर है और क्या गाइड कर सकती हैं आप हमें बेहतरी के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 है जी। और आपकी वाइफ की 11 है। एज़ कम्पेयर टू 17 डेट ऑफ बर्थ 11 जो वो ज़्यादा लकी है। ठीक है, ठीक है। और 11 जो है अगर उसको हम सिंगल डिजिट में लाएं तो 1 + 1 तो ये 2 हो जाता है। तो 2 मैंने आपको बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद जो वो 2 पे आता है। ठीक है। उसकी ज़्यादा आपका बर्थ नंबर बनता है 1 + 7 ये 8। ठीक है, थोड़े से एंटी नंबर्स हैं, थोड़ा आप और तरह से सोचते हैं, आप वो इमोशनल होकर सोचती हैं, आप थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोचते हैं, आप चीज़ों को ग्राउंड रियलिटी देखते हैं और वो थोड़ा ये चाहती हैं कि मतलब जो भी चीज़ है देन एंड देयर फैसला हो जाए, अभी काम हो जाए, ठीक है, बाद में फिर वो चार्म नहीं रहता। इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की है। ट्रू। और सेंसिटिव है वो, छोटी छोटी बात पे रो पड़ना, ये है। नंबर 11 वालों के साथ ये अक्सर होता है। अच्छा, नंबर 2 का ये भी है कि सबसे जो ज़्यादा उनकी कंपैटिबिलिटी है वो नंबर 7 के साथ है। आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नंबर 2 पे आता है मोहम्मद, खुदीजा नाम नंबर 7, आयशा नाम नंबर 7। इसके अलावा आप देखें उस्मान गाजी का नाम नंबर 2। ओके, लेकिन बाला कंपैटिबिलिटी इसी के साथ बनानी है। बाला खातून का नंबर 7 पे। ठीक है। अच्छा, 8 के साथ मैं आपको बताऊं तो शोबिस से आपको बता दूं जी जी, तो वो फिर कुछ ऐसी मिसालें हो जाएंगी जो अच्छी नहीं हैं। ओके, ठीक है। लेकिन मैंने आपको यही बताया कि जो आपके नाम के स्पेलिंग होते हैं वो बहुत बड़ी गेम प्ले करते हैं। नहीं, मैं अब ये सवाल रख रहा हूँ कि जो आपने इस नंबर के अकॉर्डिंगली देखा है, जो आप कह रहे हैं कि कंपैटिबिलिटी, ज़ाहिर है जो चीज़ें हैं वो तो हैं, जो सबीन ने भी कहा ना कि अच्छा 2 और 8 कभी भी एक पेज पे नहीं होते, वो तो ऑब्वियस है। वो वैसे हाँ। अच्छा, वैसे मियाँ बीवी वैसे भी एक पेज पर नहीं है। ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। नहीं बहुत से होते हैं, बहुत अच्छा, से होते हैं। मेरे सामने ऐसे कोई नहीं आए, अलग अलग पेज पे ही होते हैं। नहीं, आप देखें दानिश तैमूर और राइजा खान, 7 और 6 का कॉम्बिनेशन है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हाँ, लेकिन अब 6 और 7 जहाँ भी देखेंगे वो इसी तरह के उसमें होंगे, बॉन्डिंग में होंगे। ओके, हाँ। अब तो मेरा दिल करे मैं भी पता करूं। अब आप देखें 5 और 6 का, हजरत फातिमा का नाम 6 पे आता है, हजरत अली का नाम नंबर 5 पे है। ओके, मैं जरा काम करता हूँ, सबीन आप भी इस पे लिख देना। मेरा तो उन्होंने बता ही दिया है, ये जरा सबीन आप भी इस पे लिखें अपना नाम, बैतुल्लाह और डेट ऑफ बर्थ है अपना ही लिखो। अच्छा, जिससे आप देखिए मेरे नाम के स्पेलिंग जो लिखे हुए हैं, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है SHOAIB। एक तो SH वाली जो साउंड होती है वो आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है। अच्छा। दूसरा जो 17 डेट ऑफ बर्थ है ना, अच्छा 17 डेट ऑफ बर्थ वाला जो बच्चा होता है वो पेरेंट्स के लिए बड़ा लकी होता है। ओके, वो जैसे ही पैदा होगा ना, साल 1.5-2 में उसके पेरेंट्स वहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे जहाँ वो रह रहे हैं। ओके, वो कभी भी अपने पेरेंट्स को जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहने देता। वो अपने फादर की नई जॉब करवा देता है, वो अपने फादर को नया बिजनेस करवा देगा, नया घर दिलवा देगा, बेशक रेंट का ही क्यों ना हो। वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ सेपरेट रहता है। ओके, हाँ। और बहुत जल्द 17 जिसके भी घर में होगा ना, आप देखेंगे जब वो पैदा हुआ है 1 साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल में वो लोग अपना घर बना लेते हैं, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो। ओके, हाँ, ये 17 वाले की खूबी है। क्या बात है। प्रोफेशनली
क्या ये भी चीज़ें हम इसमें से निकालते हैं कि अदाद के थ्रू हम डिफ़ाइन करें? आजकल जिस तरह बच्चे ने मैट्रिक किया है, किसी ने भी एफएससी किया, वो भी इस फेज़ में है जब उसने अपना स्पेसिफिक डिसिप्लिन चूज़ करना है, पाथवे चूज़ करना है। सो क्या नंबर्स भी डिफ़ाइन कर रहे हैं कि अच्छा इन पाथवेज में जाएंगे तो वो नंबर्स अलाइन होंगे? अच्छा, नंबर्स के थ्रू जो उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है उसके मुताबिक अगर कोई नंबर 1 है, जैसे 1, 10, 19, 28 नंबर 1 होता है, ठीक है, तो ये तो बिजनेस करते हैं, ये कभी भी नौकरी नहीं कर सकते। Okay. इनके लिए मुश्किल होता है किसी के अंडर काम करना। ठीक है। अब नंबर 2 है जैसे 11, 20 और 29, ये बर्थ नंबर 2 आ जाता है। ये लोग बहुत आसानी के साथ जॉब कर लेते हैं और ख़ास तौर पर ये लोग आर्मी में जॉब करना पसंद करते हैं। ओके क्योंकि थोड़ा इनके ये जज्बाती होते हैं, थोड़ा आर्मी इनको अच्छा ग्रूम कर देती है। ओके नंबर 3 के लोग क्रिएटिव होते हैं। नंबर 4 के जो लोग होते हैं वो भी बिजनेस में ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। नंबर 5 जो है वो ऑलराउंडर है। नंबर 5 भी और 7 भी और 9 भी, ठीक है, ये तीनों नंबर जो है वो ऑलराउंडर हैं। ये जंगजू भी हो सकते हैं, ये आर्मी में भी जा सकते हैं, ये बिज़नेस भी कर सकते हैं, ये नौकरी भी कर सकते हैं और ये चेंज भी कर सकते हैं। ये अपना प्रोफेशन, अपनी फील्ड, बिल्कुल आप देखेंगे किसी 5 नंबर के बंदे को देखेंगे आप, अभी वो बिज़नेस कर रहा है और आप कुछ टाइम पीरियड के बाद आप उसको देखेंगे उससे बिल्कुल उस बिज़नेस से टोटली डिफरेंट फील्ड में वो जॉब कर रहा है। ओके तो ये तीनों नंबर जो है 5, 7 और 9 जो है ये ऑलराउंडर होते हैं। नंबर 6 जो होता है वो शोबिज़ का नंबर है। ठीक है। अगर कोई भी चैनल है तो उसका नाम नंबर 6 पे आए तो वो बड़ी तरक्की करता है। ओके और अगर कोई शोबिज़ में काम कर रहा है और वो अपने नाम की न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर 6 पे ले आए तो वो ज़रा वायरल हो जाता है। ओके यानी फॉर एग्जांपल आप अगर डिजिटल मीडिया में कोई पेज बनाना चाहते हैं, हाँ, कोई कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ऐसा नंबर 6 आपने कहा है ना? नंबर 6 रखें जी। वो आपका चाहे नाम से नंबर 6 बन रहा हो, चाहे आपके पेज के टाइटल से बन रहा हो, नंबर 6 रखें तो बेहतर होगा। ये सवीन ने भी लिख दिया जी अपना अपने हस्बैंड का। सो ये मैं आपको पहुंचा देता हूँ जब तक आप इसको देखें। तो हम ये भी देखते हैं कि इनके नंबर्स क्या बताते हैं। इससे पहले कि आप वो करें, मैं एक और सवाल भी रखता हूँ यहाँ पे। ये जो गैर मुवाफिक नंबर्स हैं, जैसे आपने मेरे वाइफ से मुतालिक भी कहा ना कि थोड़ा डिफरेंस वो है। सो जब ये नंबर्स कंपैटिबल नहीं होते कि मियाँ बीवी के, और आपने जैसा एक एग्जांपल पहले भी दी कि इस तरह जो लोग आप तक आते हैं फिर भी शादी करते हैं, फिर इश्यूज हैं, आप उन्हें सजेस्ट करते हैं कि अच्छा कैसे बेहतर किया जा सकता है, फॉर श्योर आपने इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन क्या वाकई वो जो नंबर्स अगर गैर मुवाफिक हैं तो ये नाकामी की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं उस रिश्ते को लेकर? अगर नंबर में आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं है तो ज़ाहिर पर्सनैलिटी में क्लैश है। ठीक है। वो कभी भी एक बात पे अगर एग्री नहीं होंगे तो झगड़े होंगे। जब झगड़े होंगे तो फिर कहाँ कोई एक दूसरे के साथ कोई रहना दो पसंद ऐसे नंबर्स बताएं कि जिनको आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं कंपैटिबिलिटी हो सकती। 1 और 8। 1 and 8। हाँ, 1 जैसे 1, 10, 19 या 28 को जो पैदा हुआ है और 8 होता है 8, 17 और 26। इनकी आपस में बिल्कुल नहीं होती। ओके ये मतलब चंद माह में ही मैंने देखा है कि इनकी डिवोर्स हो जाती है। ओके लेकिन वो वाली बात जो आपने की कि जब बेहतर की तरफ ले जा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी अपने रवैयों में लेकर आए तो चीज़ें बेहतरी की तरफ तो जाई जा सकती हाँ, है वही ना? बस मसले का हल यही है कि जो आपका नाम है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ओके और क्या हमारे पास रिसर्च भी होती है इससे मुतालिक, जो हम डाइवोर्स की बात ही करें? बिकॉज देखिए हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं जी कि इस्लामाबाद के केसेस हमारे सामने आए कि जो रोज़ाना इतनी तलाक़ें हो रही हैं, खुला हो रही है, सेपरेशन हो रही है, और क्या हम उस पर रिसर्च इस अंदाज से भी करते हैं कि जितनी वो तलाक हुई है, सेपरेशन हुई है, हम उनके नामों को लेकर नंबर्स को लेकर अपना डेटाबेस बेहतर करें? आई एम नॉट श्योर कि ये रेलिवेंट क्वेश्चन है नहीं, बट मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि अगर रिसर्च भी हो रही होती है इस पर, डेटाबेस भी इस पर बन रहा होता है कि वी हैव दैट एविडेंस कि ये देखें ये शादियाँ हुई थी, इतने नंबर जो था उसका तलाक का, उसकी वजह ये नंबर्स थे कि आपस में 1, 8 या फॉर दैट मैटर वो भी गैर मुताबिकत रखते थे। अच्छा, मेरे पास जो आता है मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिए तो ज़ाहिर है मैं उनके नाम भी और डेट ऑफ बर्थ भी एक सेव कर लेती हूँ अपने पास। तो जब किसी के दरमियान कोई मसला आता है तो फिर मैं उसको चेक कर लेती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि इस तरह से है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अगर किसी को मना करूँ तो वो सुनते नहीं है, करते मर्जी है। जहाँ दिल लगा होता है ना वहाँ वो कहते हैं इस्तिखारा भी ठीक है। क्या करे, दिल का मसला हो जाता है। मसला आज है जी वो जो सबीन और बैतुल्लाह का हमने नाम यहाँ पे अच्छा, लिख के भेजा। सबीन जो है, सबीन के पास ना 555 है। 555 है 55 और फिर 1995। तो ये तो एक गुड लक नहीं, 2 नहीं, 3। जो 5 नंबर है वो न्यूमरोलॉजी में सबसे ज़्यादा गुड लक वाला समझा जाता है। तो इनके पास 555 है। अच्छा, 5 तब्दीली का भी नंबर है। अगर आप देखें तो चेंज बहुत ज़्यादा ये लोग चाहते हैं। ये लोग शहर चेंज कर लेते हैं, मुल्क चेंज कर लेते हैं, जॉब चेंज करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज इनको चाहिए होता है। फ्रीक्वेंटली जो है ना इनको चेंज चाहिए होता है। ओके, खाने में चेंज चाहिए, हर चीज़ घर तो फौरन चेंज कर लेते हैं। और बैतुल्लाह पे आ जाए जो हस्बैंड है, उनके नंबर्स क्या बताते हैं? जब वो 21 को हैं तो अक्टूबर है, वो नंबर 3 हैं, क्रिएटिव हैं,
थोड़ा सा उनको पढ़ाई की तरफ ज़्यादा उनकी तवज्जो है। अपने टाइम पीरियड में वो लाइक स्टूडेंट हुए होंगे, बड़े ओबीडियंट हुए होंगे, लोग उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, अम्मा उनको बड़ा प्यार करती हैं, उनको मानती हैं, वो ख़ानदान की सारी औरतें उनको बहुत प्यार करती हैं। माशाल्लाह। तो ये उनकी पर्सनैलिटी ज़रा उस तरह की है, इनकी पर्सनैलिटी ऐसे है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने अपनी बहू लानी है तो वो आप नंबर 5 या नंबर 6 की लाएँ। ओके, इतनी बैतुल्ला ठीक लेकर बिल्कुल बैतुल्ला ठीक लेकर आए। खुश हो रहा कभी बैठ हाँ, ये बहुत सारी अच्छी किस्मत लेकर आती हैं। सबसे बड़ी बात इनकी ये होती है, बहुत समझदार होती हैं, बड़ी कूल माइंडेड होती हैं और एकदम रिएक्शन नहीं देंगी किसी भी बात पर। और ज़रूरी नहीं समझती हैं कि हर बात पर मैं रिएक्शन दूँ या हर मामले में मैं बोलूँ। जिस पर मुझसे राय ली जाए मैं सिर्फ उसी के बारे में राय दूँ। अच्छी राय देती हैं, पॉजिटिव होती हैं बहुत ज़्यादा। क्या बात है माशाल्लाह। कुछ सजेशन जो है इन नंबर्स को देखते हुए आप देना चाहें? नंबर इनकी कंपैटिबिलिटी भी बहुत ज़बरदस्त है, माशाल्लाह। अच्छा चलने वाली शादी है, अच्छा है सब कुछ इनके लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए जी, अल्लाह हमेशा अच्छा रखे। हाँ, उनका पर्सनल ईयर 2 चल रहा है। जो कुछ आपने लास्ट ईयर स्टार्टअप किया है उसी को कंटिन्यू रखें 8-9 साल तक। ठीक है, आपने जॉब नहीं चेंज करनी, आपने अपनी फील्ड नहीं चेंज करनी, इसी फील्ड में आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। ओके, जॉब नहीं चेंज करनी, को-होस्ट नहीं चेंज करना, इसका मतलब है को-होस्ट खुद जब अपने एक बैरूने मुल्क के प्लानिंग पे चला जाए, मुतालियाती दौरे होते हैं, मुतालियाती दौरे होते हैं वो। एनी हाउ, नहीं चलें, अल्लाह इसी तरह से सलामत रखे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है पॉजिटिव चीज़ें सुन के। लेकिन देखें, अगेन इट्स एन आर्ट, ये एक पूरी साइंस है जिसको, ये एक इल्म है जिसको मैं कहती हूँ कि आप कंसिडर ज़रूर कर लें। अगर आप, कुछ लोग कहते हैं ना हमें बिलीव नहीं है एंड ऑल दैट, लेकिन नहीं, देखिए कोई भी बात ये कर रहा होता है तो वो बेहतरी के लिए भी बात कर रहा होता है, एट द सेम टाइम वो आपको सोल्यूशन भी साथ में दे रहे होते हैं कि अगर आपको लगता है आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है तो आप बनाएं, बेहतर कर सकते हैं। और वही सजेस्ट ये भी करिए कि आपने किस तरीके से आपने बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। लेकिन देन अगेन शर्त यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। और क्या सवाल होते हैं जो लोग आपके पास लेकर आते हैं अपने नामों को लेकर, और इस इल्म की बुनियाद पे क्या सवाल होते हैं उनके? ज़्यादा तो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ या नाम बता कर तो पूछते हैं कि मैं कैसा इंसान हूँ। ओह, तो बता देती हैं आप? तो मैं कहती हूँ पहले आप बताएं, आपको नहीं पता आप कैसे इंसान हैं। आपको ज़्यादा बेहतर पता है आप कैसे इंसान हैं। हाँ, और कई दफ़ा लोग कहते हैं कि मैंने शादी नहीं की, तो आप बताएं मैंने क्यों नहीं की। तो मैं कहती हूँ आपने खुद नहीं की है तो आप बताएंगे ना क्यों नहीं की। तो ये अच्छा, यहाँ पे मुझे ये लगता है कि ये देखें, हम थोड़ा सा एक इल्म को भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं ऐसे सवाल करके। एंड पामिस्ट्री में भी अदरवाइज भी ना लोग ऐसे, कोई भी शख्स जो कि ऐसा इल्म रखता है, जिसने इस पर काम किया है, टाइम लगाया है, आप ऐसे सवाल करते हैं या फॉर दैट मैटर समटाइम्स आप गलत सवाल करते हैं, जाने कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, चैलेंज कर रहे होते हैं बेसिकली, आप जज करने की कोशिश करते हैं कि इनके पास इल्म है या नहीं है। अच्छा, ये अगर कन्फ्यूजन क्लियर भी हो जाए, हर तरह की मैं पर्सनैलिटी या जो कुछ हम बताते हैं बता भी दें, फिर उनको जब कोई गाइडलाइन दी जाए तो कहते हैं नहीं हम ऐसा नहीं करना चाहते, मतलब ये नहीं। देखिए, अब ये भी मेरा बड़ा इख्तलाफ है। फिर आप पूछ क्यों रहे हैं, फिर आप आए क्यों हैं? व्हेन देयर इज नो विल, तो फिर आप कर क्यों रहे हैं? हाँ, अगर आप एक यकीन है आपका, या आप उस पे एक आपका ट्रस्ट है, या आप उसको समहाउ एक मार्जिन देते हुए कि हो सकता है और बेहतरी हो जाए, साथ आप ज़ाहिर दुआ भी करते हैं, कोशिश भी कर रहे होते हैं, अगेन वो आपकी मेहनत भी है, आपकी किस्मत, सब कुछ, सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। लेकिन अगर किसी शख्स के पास आप जा रहे हैं ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने उसको वो इल्म दिया है, और आप उस बुनियाद पे उस यकीन के साथ जाते हैं कि वो इल्म अल्लाह ताला की तरफ से है, आप एक सजेशन लेते हैं, तो वाई नॉट फिर आप उस पर अमल भी करें, फिर आप इस यकीन से अमल करें कि अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले और वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे जो खुशी होती है वो अक्सर लड़के मुझसे जब पूछते हैं ना कि मेरे लिए कौन सा प्रोफेशन ठीक रहेगा। देखिए, ये प्रैक्टिकल सवाल है। हाँ, ये लड़के पूछते हैं अक्सर ना। तो लड़कों को जब मैं बताती हूँ कि आपका माइंड तो इस तरह का है कि आप इस प्रोफेशन में खुश रहेंगे, तो कई लड़के, कोई बच्चे होते हैं कि 5, 6, 7 साल का होगा, वो उछलना शुरू कर देगा, वो कहता है मैं यही चाहता हूँ। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। इनकॉर्पोरेटिंग एआई एंड क्रिएटिंग इम्पैक्ट, आज इस मौजू पे मैं बात करनी है बिकॉज हम देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स भी, ग्रेजुएट्स भी, इवन जो इस वक्त इंडस्ट्री से मुंसलिक लोग हैं, वो अपने अपने डोमेन में काम करते हुए एआई को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, ऐसे टूल्स मुतारिफ करा रहे होते हैं, ऐसे इंटरवेंशन लेकर आ रहे होते हैं जिससे फ़ायदा हो रहा होता है, इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा होता है। एक इशू जो कि हमारे सामने है, जिस पे बहुत ज़्यादा नौजवान बात कर रहे होते हैं, वो है कि डिग्री तो कर ली, अब पता नहीं है व्हाट्स नेक्स्ट, कैसे हम अपने आप को अलाइन करें इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि वो जो स्किल्स रिक्वायर्ड इंडस्ट्री को वो हम
पढ़ते हुए हासिल नहीं कर पाए। गैप आ जाता है ना। हाँ। और अभी देखें किस तरह से ट्रेंड्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं, किसी भी फील्ड का स्कोप चेंज होना शुरू हो जाता है। तो विद टाइम जब आप ग्रेजुएट कर रहे होते हैं वो 3-4 सालों के अंदर, क्योंकि अब तो हर कुछ महीने बाद हम देख रहे होते हैं कि इनोवेशन आ गया है, चेंज आ गया है, अब इस तरह से चीज़ चेंज हो गई है ये फील्ड। तो आई थिंक उस लिहाज से अप टू डेट रहना और उन स्किल्स को सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में ही हमारी जो यूथ है वो दूसरी यूथ को हेल्प Absolutely. करी है और उनके लिए प्लेटफॉर्म जो है उन्होंने मुतारिफ करवाया है। हमारे आज मेहमान हैं जी हुज़ैफा सरफराज। हुज़ैफा सरफराज द फाउंडर ऑफ दिस एज Founder, टेक प्लेटफॉर्म जो कि एआई पर मबनी है, और जो फैज़ान है, फैज़ान हसन, वो इसी इदारे में बतौर स्टूडेंट एडवाइज़र खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो उन दोनों को वेलकम करते हैं। हुज़ैफा आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, व्हाट वाज द आइडिया, क्योंकि चंद दिन पहले आपने लॉन्च किया माशाल्लाह इसको, तो ये आइडिया कंसीव कैसे किया, फिर कैसे काम हुआ? सो बेसिकली जब मैं ग्रेजुएट हुआ और आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम नेस्ट, और जब मैं इंडस्ट्री के पास गया पहले जॉब के लिए, तो इंडस्ट्री ने कहा कि आपके पास वो राइट स्किल सेट नहीं है। हाँ सर, फ्रॉम नेस्ट, अगर नेस्ट के बच्चों को इतना मसला आ रहा है तो मैंने कहा पूरे पाकिस्तान में इतना बड़ा मसला हो सकता है। और हर साल पाकिस्तान में 6 से 10 लाख बच्चा ग्रेजुएट होता है ऐसे ही और 20% बच्चा अनएम्प्लॉयड होता है, उनके इंडस्ट्री एलिमेंट स्किल्स नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, इस मसले का हल निकालते हैं। तो मैंने अपनी टीम को मिलाया, नेस्ट की टीम को, अलॉन्ग विद फैज़ान, कॉल की कि ठीक है लेट्स क्रिएट अ प्लेटफॉर्म। आप यूनिवर्सिटी से ही इकट्ठे थे? सो मेरे कॉलेज के दोस्त थे, ठीक तो है। फिर मैंने कॉल की फ्रॉम अमेरिका यूएस से, तो मैंने कहा आपका जो यूएस में आपका एक्सपर्टीज आप है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से ग्रेजुएशन किया एग्जैक्टली, माशाल्लाह। और मैं नेस्ट से ग्रेजुएट हूँ। तो मैंने कॉल की लेट्स क्रिएट अ प्लेटफॉर्म। ठीक तो है। हमने एक फाउंडिंग टीम बनाई नेस्ट की, हमने एक प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाया, और फिर इसके लिए हमने क्या किया, हम इंडस्ट्री के पास गए, इंडस्ट्री को बोला ठीक है आपके जो मसले थे आप हमें बताएं, आप हमारे साथ मिल के कोर्सेज लॉन्च करें, ओके, वेरी नाइस। आप कोहॉर्ट लॉन्च करें, ताकि जो बच्चा आपका कोहॉर्ट करेगा आपको पता है उन्हीं को आपने प्लेसमेंट भी देनी है। फिर बिल्कुल आपने ठीक है। तो हमने पहले क्या इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन करना स्टार्ट कर दिया। अभी तक हमारे पास 50 इंडस्ट्रीज कोलैबोरेट हो चुके हैं हमारे साथ। और दूसरा जो हम मसला हल करना चाह रहे हैं, एआई के बाद आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आएंगी कुछ इंडस्ट्रीज में, जो आपके ये एग्जिस्टिंग expect किया जा रहा एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जॉब शायद ख़तरे में होगी। तो हमने कहा अनएम्प्लॉयमेंट हमने ख़त्म करनी है, तो हमने रीस्किलिंग प्रोग्राम्स भी स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, फॉर एग्जाम्पल मीडिया में आप लोग काम कर रहे हैं, एआई इन कंटेंट मार्केटिंग, एआई इन वीडियो मार्केटिंग, एआई इन फिल्म मेकिंग, इस तरह के कोर्स में मुतारिफ है इंडस्ट्री के साथ, ताकि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है उसको भी रीस्किल किया जाए, क्योंकि जो 4 साल बाद वेव आएगी अनएम्प्लॉयमेंट की, उसको रिड्यूस किया जाए इस चीज़ के लिए। ना सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बल्कि रीस्किलिंग काम कर रहे हैं हम लोग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो काम कर रही है इंडस्ट्रीज़ में, फाइनेंस सेक्टर हो गए, लीगल सेक्टर को, जो भी सेक्टर है, हम उन सब को एक रीस्किल करना चाह रहे हैं उसके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर्स को। ओके, अच्छा किस तरह से अब करेंगे, क्या मॉडल होगा, किस तरीके से कनेक्ट होंगे लोग? हम चाहेंगे ज़रा ज़ीरो से बताएं सो दैट लोग जो हैं सो बेसिकली हमारा प्लेटफॉर्म है इट्स लाइक पाकिस्तान फर्स्ट एडटेक प्लेटफॉर्म, और हमारा प्लेटफॉर्म होगा, उसके अंदर कोर्सेज होंगे डिफरेंट ठीक है। तरीके से, और उसमें सारा इंडस्ट्री एलिमेंसी भी होगी कि इंडस्ट्री को ये प्रॉब्लम्स थे, आपको उसका मसला आपने सॉल्व करना है, उसको केस स्टडी सॉल्व करनी है। तो बच्चा इसमें इनरोल्ड होगा और साथ साथ एक मेंटोर असाइन कर दिया जाएगा उसको, क्योंकि मोस्टली प्लेटफॉर्म में ये होता है कि अगर आप कोर्स कर रहे हो, आप कहीं पे नहीं आपको चीज़ समझ आ रही है, तो आप यूट्यूब पे जाते हो, तो हम आपको एक मेंटोर असाइन कर देंगे। ओके, आपने मेंटोरशिप आपको साथ ही मिल जाएगी। तो उस मेंटोरशिप से फ़ायदा ये होगा कि बच्चा ये तो कोर्स कंप्लीट करेगा, और साथ साथ इंडस्ट्री की मेंटोरशिप भी उसको मिलती रहेगी साथ साथ, एंड सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंडस्ट्री एज वेल, सेम इंडस्ट्री इसको सर्टिफाइड करेगी इस चीज़ के लिए। ओके, तो वो जो पूरा गैप था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो फर्स्ट कोर्स करेगा, फिर देन द प्लेसमेंट पार्ट, किसके हमने प्लेसमेंट को हमने क्या करना है। जो भी 50 इंडस्ट्रीज हमारे साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, उन सब ने कहा कि हम आपके प्लेसमेंट में भी हम हेल्प करेंगे ग्रेजुएट्स को, तो जो बच्चा एक कोहॉर्ट पूरा कंप्लीट करेगा उसके प्लेसमेंट भी करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दिस हमने इसके अंदर स्किल असेसमेंट, रेज्यूमे मेकर्स, डिफरेंट जो की सॉफ्ट स्किल्स वाली चीज़ें वो भी ऐड कर दी हैं, ओके, ताकि उनको पता हो कि आपने इंटरव्यू में बात कैसे करनी है। वो सारी चीज़ें ऐड कर दी जो कि नेसेसरी हैं, कि ओके आपने स्किल्स तो सीख ली, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बच्चे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल एब्सोल्युटली। ये उनको। बताना एम्प्लॉयर को यू नो यू हैव दैट स्किल, ये भी एक आर्ट है। एग्जैक्टली। तो जितने भी हमने जो इंडस्ट्री से कोलैबोरेट के एचआर ऑन बोर्ड है हमारे साथ, तो उन लोगों ने हमारे साथ मॉड्यूल्स रिकॉर्ड किए जिसमें एचआर बता रहे हैं कि ओके ये स्किल्स भी रिकॉर्ड हैं कि आपने बात कैसे करनी है, Very nice. आपने इंटरव्यू में कैसे अपेयर होना है, किस तरह से, ये भी बच्चों को नहीं पता होती है। Yes. और तो ये हम चाहते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान के लिए स्टैंडर्ड क्रिएट कर लें, ना सिर्फ IBA लम्स के बच्चों को चीज़ पता हो, मैं चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान के हर बच्चे को पता हो, हर यूनिवर्सिटी, चाहे वो सिंध से हो, जामशोरो से हो, या पंजाब से हो, KPK से हो, हर बच्चों को एक चीज़ का पता हो, स्टैंडर्ड हर Great. चीज़ के लिए। फैज़ान, चूंकि आप इसमें एज अ स्टूडेंट एडवाइजर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, थोड़ा सा बताएं कि व्हाट्स योर रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी, हाउ आर यू मैनेजिंग द थिंग्स? सो ऑन माई एंड जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ नोटिस की थी पाकिस्तान में इज़ जो एक बहुत बड़ा गैप है कि जो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपकी डिग्री में आपको जो तालीम दी जा रही है
वर्सेस जो आपके एम्प्लॉय के रिक्वायरमेंट में बहुत बड़ा गैप है। बाहर यूएस में यूजुअली प्री एआई ये गैप आपका ब्रिज करते थे डिफरेंट कॉर्पोरेट्स के जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं। ओके आपके सेकंड थर्ड ईयर से डिफरेंट कॉर्पोरेशन जो हैं वो आपके इंटर्न्स लेते हैं और इंटर्न उनको खुद ट्रेन करते हैं, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप प्रोग्राम यूजुअली आपको एक रिटर्न ऑफर आती है। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर उस तरह मैच्योर नहीं है कि वो उस तरह एक हैवी इंडक्शन कर सकें इंटर्न्स की, उनको ट्रेन कर सकें और उसमें से फिर एक सिलेक्ट कर सकें। तो हमारा ये एआई को यूटिलाइज़ करके हमारा ये जो विज़न था कि आपकी जो इंडस्ट्री में गैप्स हैं कि जो आपके एम्प्लॉयर के रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल की जाएँ, क्योंकि इनडायरेक्टली जो कोर्सेज जो डिज़ाइन हो रहे हैं वो एम्प्लॉयर्स के थ्रू ही हो रहे हैं। तो उनके पास एक प्री रैक एक फ़िल्टर्ड उनके पास एक कैंडिडेट्स का एक पूल होगा जिसमें से वो अपने नेक्स्ट बैच अपनी जो एंट्री लेवल रोल्स हैं उनके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। जबरदस्त। ओके अच्छा, और ऐसे में चूँकि देखें कुछ दिन पहले आपने लॉन्च भी किया इसको, हम ये देखते हैं कि स्टेट लेवल पे ऐसी चीज़ें आ रही होती, प्रोग्राम्स आ रहे थे जैसे कि द अदर डे वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिजिटल यूथ हब कि वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो भी ज़रा एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस भी, स्किल्स के बारे में बात भी होती है, कोई स्कॉलरशिप्स आ रहे हैं तो वो भी होती हैं। सो ये इसकी ज़रूरत क्यों महसूस है जब ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स हैं, या आपको लगता है कि नहीं मोर प्लेटफॉर्म्स शुड बी देयर? सो आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि इस टाइम प्लेटफॉर्म पाकिस्तान गवर्नमेंट भी लॉन्च करी, जी स्किल्स हो गया, आइटम कैम, काफ़ी ज़्यादा नाम है इसके अंदर। मसला है कि उसको मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म को कोई इंडस्ट्री बैक ही नहीं कर रही। कि अगर मैं आपको कहूँ कि ओके एक इंडस्ट्री है जो उसको बैक करती हो कि रेलिवेंट कोर्स के लिए बैक कोई नहीं करी, जेनेरिक इंडस्ट्री का नाम लग जाता है लेकिन कोई इंडस्ट्री साथ मिलकर कोलैब नहीं कर रही थी प्रॉपर सही तरीके से, और बहुत जेनेरिक कोर्स होते हैं, बेसिक लेवल कोर्स होते हैं, बेसिक लेवल की इंडस्ट्री की नीड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेसिक पाइथन में कोर्स कर लूँ तो वो इंडस्ट्री कहेगी ओके बेसिक पाइथन के यहाँ पे तो 3-4 हज़ार लोग हैं हमारे साथ। अच्छा, वैसे थोड़ी सी क्लैरिटी से भी कि जिस तरह से डिजिटल यूथ हब है उसमें बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ना, कि वहाँ पर सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और जो भी अपॉर्चुनिटी आती है आप जब उसको अपने पास उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, आप वहाँ पर रजिस्टर होते हैं तो वो पॉपअप कर जाती है नोटिफिकेशन के थ्रू, आपको अपॉर्चुनिटीज़ का पता चल रहा होता है और आप उसके थ्रू वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर रहे होते हैं। जो आपका प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार करता है स्टूडेंट्स को, तैयार कर रहा है, मेंटोर है, कोर्स वर्क है, स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड आपकी तैयारी हो रही है, तैयारी बेसिकली हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने रिसेंटली एक पार्टनरशिप साइन की है विद इमेजिन आर्ट। तो इमेजिन आर्ट पाकिस्तान का पहला प्लेटफॉर्म है जो वीडियो जनरेशन में हेल्प करता है। तो हमने उनके साथ पार्टनरशिप की है एआई इन फिल्म मेकिंग के ऊपर। ओके, तो उनकी एक्सपर्टीज थी इसके ऊपर, उनका वो प्लेटफॉर्म सिखाएंगे स्टूडेंट्स को। वो हमारे साथ मिल के बेसिकली कोहॉर्ट डेवलप कर रहे हैं। Nice. ऐसा कोहॉर्ट जो जिसको सीख के जो आम बच्चा भी है, सेकंड ईयर भी है, मैट्रिक भी है, वो कुछ कमा भी सकता है उसके ऊपर। ठीक है, उनके ग्राफिक डिज़ाइन इस तरह की चीज़ों को एआई ने ऑटोमेट कर दिया है, ऐसा ही है। तो रीस्किल कर दिया। तो हमने उस इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन की, ठीक है हमने पाकिस्तान के 10,000 बच्चों को पढ़ाना है इसके ऊपर, तो उन्होंने कहा ठीक है लेट्स कोलैब विद यू। तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और रिसेंटली हमने लास्ट वीक की पार्टनरशिप साइन की है, वो कोहॉर्ट डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया उसके ऊपर। ओके, अच्छा, स्टूडेंट्स जो हैं क्या सीरियस नज़र आते हैं इन मामलात में? बिकॉज शॉर्टकट का ज़माना है, स्कोप देखा जाता है, रोल मॉडल्स डिफरेंट हैं उनके, ओवरनाइट फेम, रोल मॉडल्स उनके डिफरेंट हैं, उनको कोई इंटरेस्ट, मेरे इर्द गिर्द यूथ मैंने बड़ी कम देखी है, बड़े कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि वाकई इनरोल होंगे कोर्स वर्क में, उसके बाद वो अपना टाइम डेडिकेट करेंगे और वहाँ से सर्टिफिकेट लेंगे। क्या स्टूडेंट का ये रुझान है? आई थिंक अगर आप यूनिवर्सिटी लाइफ में बात करते हैं शायद ना हो, लेकिन ऑब्वियसली वंस यू ग्रेजुएट तो एक रियलिटी चेक होता है आपको कि जो मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, जो मेरे प्रोफेसर्स ने पढ़ाया है, दुनिया से बहुत फ़र्क है। क्योंकि आपके जो करिकुलम में चीज़ें हैं वो एक अभी आज के दौर में जो चीज़ें हो रही हैं उसको करिकुलम में आते हुए 5 साल 7 साल लग जाते हैं। और हमारे करिकुलम्स पाकिस्तान में बहुत रिजिड है, एक प्रोफेसर के पास उतनी ऑटोनॉमी नहीं है अपने करिकुलम को चेंज करने की, पिवट करने की, जितनी दुनिया में होती है। तो एक रियलिटी चेक जब एक स्टूडेंट के पास आता है तो डेफिनेटली वेकअप कॉल होती है। और अगेन आज के दौर में सबसे बड़ा जो मोटिवेटिंग फैक्टर है वो मनी है, अर्निंग। तो उस और एआई एक ऐसी चीज़ है कि जिसने नॉलेज को एक इक्विलिब्रियम क्रिएट कर दी है। कुछ दौर पहले तक आपको एक इंटरनेट इक्विलिब्रियम फोर्स थी आपकी माशरे में, आपकी नॉलेज के स्प्रेड होने में। आप यू नो मोर हैव टू हैव एक्सेस टू अ लाइब्रेरी, कि मैं एक लाइब्रेरी जाऊँ, इंसाइक्लोपीडिया खोलूँ और कुछ करूँ, आपको इंटरनेट आ गया। अब इंटरनेट के बाद एक एआई ने वो चीज़ एक और एब्सोल्युटली फर्दर एनहांस कर दी है कि आपको एक कोई भी गांव देहात में बैठा है, बेसिक एक्सेस टू इंटरनेट एंड अ स्मार्टफोन, ठीक है, और आप एक काफ़ी अपने स्किल लेवल को इन्हांस कर सकते हैं।
तो डेफिनेटली सीरियसनेस तो नहीं है एक सर्टेन लेवल पे, लेकिन जब इशू डेवलप होता है फिर शायद सीरियसनेस आ भी जाती है। और जब अब लाइवलीहुड की बात आती है तो ऑब्वियसली एक पुश मिलता है बंदे जब एक को। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको होती है ना कि आपको करना है, तो फिर आप कहते हैं करने के लिए कोर्सेज, बट अगेन वो सभी वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस वक्त रेलिवेंट कोर्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बजाय से आप शॉर्टकट की तरफ आए या आप ऐसे किसी मींस अपनाएं या जो कि फिर दुरुस्त ये नहीं रोना है। रोए हर जगह पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके जी यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यूथ हब की जब हम बात कर रहे हैं या ओवरऑल हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की भी बात करते हैं तो इतने इनिशिएटिव्स आपको नजर आते हैं, और अब तो डिजिटल दौर है, अब तो मैं हैरान होती हूँ कि लोग कैसे कह देते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हमारे प्लस पास पब्लिक नहीं है। प्राइवेट पार्टनरशिप्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, ऐसे में हुज़ैफा, चूंकि देखिए एआई इज़ अ बज़वर्ड, डिजिटल वर्ल्ड, ये सारे वो अल्फाज हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मुस्तकबिल में किसी का एआई एंड डिजिटल स्किल्स का? सो अगर आप यस सो मैं चाहता हूँ कि जो अगर देखा जाए इसको पूरा तो स्किल्स मैटर करती हैं, स्किल्स, और जो एआई नहीं सीख रहे वो पीछे रह रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो इवन जो नॉन टेक्निकल लोग भी हैं जो कि इतना टेक्निकल नहीं है उनको भी हम सिखाएं एआई के ऊपर, क्योंकि हम पीछे रह जाएंगे। दुनिया जिस स्पेस से जा रही है, आगे जा रही है, मूवमेंट हो रही है हर चीज़ के ऊपर, अगला 2-5 साल में क्वांटम का है, तो क्वांटम से पहले हम चाहते हैं क्वांटम क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग। लेकिन हम तो बहुत पीछे हैं फिर। सो या क्वांटम हम अगला बहुत बज़वर्ड आने वाला Bro, 5 ऐसा साल तो ना बाद। करो यार, ये साबित क्यों करना समझाइए, नालायक है दोनों? समझाइए, जरा हम सुनना चाहते हैं, इससे पहले कोई दोबारा आके मैं कह मेरे और रहा हूं, हमें सबीन पता जैसे और लोग सुनना चाहते हैं। इट्स ओके, कुछ चीजें आपको नहीं भी पता होती, चाहे वो कॉमन भी क्यों ना सो हो। यार please। क्वांटम अगले 5 साल का आप समझ लें कि एक बज़वर्ड आएगा ओके, क्वांटम। क्वांटम, क्वांटम याद कर लो भाई। सही है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर ठीक लाइक सुपर कंप्यूटर से बड़ी चीज़ जो कि आपके जल्दी से प्रोग्रेशन करेगी, सॉल्व करेगी प्रॉब्लम्स दुनिया के, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी में सबसे बड़ा इशू जो सॉल्व क्या यार ये फर्क बताओ, है? ये सीखना है भाई, 5 साल बाद वाला सीखना है। सो यार दुनिया इस पे काम कर रही है, और मुझे लगता है कि अगली वेव से पहले हम चाहते हैं पाकिस्तान इस वेव से सही तो से क्या गुजरे। क्वांटम कंप्यूटिंग का मतलब एआई से एक अप मॉडल है? सो इट्स लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग की थोड़ी एग्जांपल इस तरह से दूं कि एक सुपर कंप्यूटर है फॉर एग्जांपल, वो उसने पासवर्ड क्रैक करना फॉर एग्जांपल, आम लफ्ज़ों में ठीक आपको है। समझाता हूँ, ठीक है, तो उसने प्रोबेबिलिटी क्रिएट करनी है, 1-0 होती है, 1 होती है, 0 होती है, है। क्वांटम 1-0 में एक साथ खड़ा होता है, ओके तो नॉट 1-0 एक साथ खड़ा 1-0 पे, ओके, तो उसने जो प्रोबेबिलिटी क्रैक करनी है वो बहुत जल्दी क्रैक करता है। ठीक है, तो अगर एक आम पीसी को समझ लें 1 घंटा लगता है, सुपर कंप्यूटर को 10 मिनट लगते हैं, तो क्वांटम को 0.1 नैनो सेकंड लगेगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के या लिए। सॉल्व करने के ऊपर। और यूएस और चाइना गवर्नमेंट इज डूइंग, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। जल्दी क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करने में? वी हैव टाइम। तो अगर आपने 5 साल बाद पूछूंगी। तो अगर आपने ड्रग टेस्टिंग करनी है, ड्रग्स हाँ। निकालनी है, इस पे करनी काम करना है, तो आपको जल्दी सॉल्व करना है। ओके, तो कोविड में आपने देखा वैक्सीन में टाइम लगा, अगर क्वांटम के ऊपर प्रॉपर काम किया जाता है तो वैक्सीनेशन आपकी जल्दी बन जाएंगी, तो Okay. आपकी हेल्थ प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो ये तो हर सेक्टर की बात करें उसमें बहुत ज्यादा इनोवेशन एग्जैक्टली, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट। आपको पता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, जैसे इकबाल साहब क्वांटम वैली के काम इस पे काम Yes. कर रहे हैं, इसके ऊपर वो लोग दे आर वर्किंग ऑन इट काफ़ी टाइम से। तो एआई एंड क्वांटम इज़ अ डीप टेक वर्ड, बज़ वर्ड हैं दोनों, लेकिन इस पे प्रॉपर तरीके से मुझे लगता है कि काम गवर्नमेंट भी कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी करना चाह रहे हैं, लेकिन ये पूरा पाथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा बस। तो हम चाहते हैं कनेक्ट कि- करना है तो इसको, हम चाहते you हैं are हम one of कनेक्ट those जो करें, connect कर रहे हैं। तो कनेक्ट करें किसी तरह इस पाथ को ठीक हम है लोग। फैजान, चूंकि देखिए आप समझ तो कुछ आ रही है हमें कि 5 साल बाद क्वांटम कंप्यूटिंग का दौर होगा। सो आज जो अपना पाथ चूज करा, बिकॉज मैं और सबीन तो देखें हम तकरीबन अब आगे बढ़ चुके हैं, हमारे लिए ज़रा मुश्किल है दोबारा से सीखना, अभी हम परेशान इस लफ्ज़ से हो गए हैं। लेकिन जो यंग लोग हैं जो कि अभी ग्रेजुएशन के फेज़ में दाखिल हो रहे हैं फॉर दैट मैटर, या अभी FSC या A लेवल्स किया है या आगे डिग्री के प्रोग्राम स्टार्ट करना है, वो क्या फील्ड्स चूज़ करें कि वो फिर कंप्यूटिंग में क्वांटम की तरफ जाएं और आगे अपने लिए और पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर सकें? आई मीन राइट ऑफ द गेट गो कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, ओके। CS से आज के दौर में CS से ज़्यादा वैल्यूबल डिग्री मैं कुछ नहीं समझता, Okay. इवन दो मैं खुद बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ, ओके, लेकिन मैं इस बात को मान सकता हूँ कि CS से इस वक्त ज़्यादा पावरफुल डिग्री कोई नहीं है। Okay. लेकिन उसके अलावा आप किसी भी फील्ड में हो, AI isn't meant to replace you, it is there to help you out। यस, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग जो है, जो प्रॉब्लम आपने 1 घंटे में सॉल्व करता था कंप्यूटर, आज से कुछ प्रेजेंट दौर में वो चंद मिली सेकेंड्स पे आ जाएगा। इसी तरह AI का मकसद आपको रिप्लेस करना नहीं है, आपके स्किल्स और आपकी एबिलिटीज़ को एनहांस करना एब्सोल्युटली प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है जी। ये बड़ा ज़रूरी है, जिस पे हम हमेशा बात करते हैं कि आप मत घबराएं AI से, यूटिलाइज AI आप इंसान ने एआई बनाए। बनाया है, सही मैंने बात की ना।
एआई ने इंसान नहीं बनाया, तो ये बड़ा ज़रूरी है लेकिन कि एक बना लेगा इंसान, ये मुझे नहीं क्लोन्स की पता। जहाँ तक बात हो रही है, बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमने किस तरीके से ओवरऑल जो है यूटिलाइज करना है। जो डरना नहीं है कि ये हमें रिप्लेस कर देगी, ये प्रोफेशन गया, वो प्रोफेशन गया। देखिए, आपको भी अपनी स्किल्स को उस लिहाज से अपग्रेड करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी तो आपको रिप्लेस करेगी ना, नो मैटर व्हाट। क्या आप वही 1901 की सोच लेके 1901 की प्रैक्टिसेस किसकी लेके, बात अगर कर आप रही हो? मैं सबकी बात कर रही हूँ अच्छा, जो अच्छा। जो इस तरह से करते हैं, वही सब आपने इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं जी ये ऐसे ही चलना है, यहाँ पे ऐसे ही होता है। तो फिर जाहिर सी बात है आप पीछे रह जाएंगे, दुनिया आगे निकल जाएगी और रिप्लेस हो जाते हैं लोग। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने टेक्नोलॉजी से सीख के आगे बढ़ना है। एब्सोल्युटली। सैफ, आपको ऐड करना चाह रहे हैं कुछ? जी, बल्कि अभी हमें एआई टेक समिट भी करवाई है हमने। ओके। सो बेसिकली उसका मेन विजन यही था कि हम डिफरेंट एजुकेशन रिसर्चर्स, एकेडेमिया और प्राइवेट Connect कंपनीज करें को कनेक्ट इनको। करें, उसमें एक हब बनाए। बेस्ट वेस्टर्न होटल में करवाई है, वहीं पे हमने लॉन्च भी किया अपने प्लेटफॉर्म को। जबरदस्त। और उसका मेन डिफरेंट यूनिवर्सिटी डायरेक्टर भी आए हैं काफ़ी यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे हमारा मेन विजन ये था कि हम एआई को किस तरह से एजुकेशन के अंदर इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और इसमें आपको समझो एथिकल कंसर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि जब से एआई आया तो एथिकली हम थोड़ा सा चीज़ें शॉर्टकट की तरफ चली गई हैं, चीटिंग वाला ज़्यादा रुझान हो गया बच्चों का। तो उस पर हमने पूरी बात की कि हम किस तरह से इस रुझान को थोड़ा सा सही कर सकते हैं, तो एआई तो आएगी इसके अंदर। तो या दिस इज होल पॉलिसी मेकिंग के ऊपर हमने काफ़ी काम किया समिट के अंदर ओके, हमने। फैजान, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? आई थिंक द बिगेस्ट थिंग आई वुड वांट टू ऐड कि एआई का मकसद, आई मीन कुछ सर्टेन जॉब्स जाएंगी इस दुनिया पर से, नई जॉब्स क्रिएट होंगी। सर्टेन मोनोटोनस जॉब्स हैं। आपकी जो असिस्टेंट है जो फ़ोन उठा के अपॉइंटमेंट्स बुक कर रहा है, दैट विल गो अवे। हाँ, सर्टेन जो मोनोटोनस जॉब हैं, जो यू नो रिपेटिटिव जॉब्स हैं, थिंग्स लाइक दोज विल गो अवे। बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो हमारी सोसाइटी में हमारी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करेगा यार, तो इससे डरना नहीं है। इसको सो ना डरना है ना लड़ना है, embrace करना। आगे बढ़ना है। छोटा सा Embrace मैं कर। फनी वाक़या आपको जी, थोड़ा जी, बताऊं। please। सो एक ऑफिस था यूएस में, उसने पूरा ऑटोमेट किया अपने एआई के ऊपर, एजेंट्स बनाए उसने। तो उसने बंदे फायर कर दिए अपने एम्प्लॉयज़ ना, एचआर टीम ही फायर कर दी, सारी फायर कर दी, उसने एजेंट बना दिया उसका पूरा। आफ्टर 3-4 वीक्स हेलुसिनेट कर गया, एआई समझ लें कि भटक गया, ठीक है। तो उसने आउटपुट तो दिया नहीं है। तो अब वो जो बॉस था वो किसको फायर करता तो वो अब एआई को उसने कहा कि क्या हो रहा है, तो उसने अपनी टीम को वापस बुलाया जिससे वो बनाया था पूरा, उसने कहा कि इसको ठीक कर जाओ तुम। तो वो जो जॉब्स थे मुझे लगता है कि वापस आएंगे, क्योंकि जिस तरह से एआई हेलुसिनेट कर जाता है, तो वो अब ना कुछ कर सकता था, एआई को कैसे फायर करता। सही बात है। तो यूएस गवर्नमेंट इस पे काम भी कर रही है कि एआई पॉलिसीज बनाई जाए कि एआई को हम किस तरह से इंकॉर्पोरेट करें ताकि वो स्टैंडर्ड क्रिएट हो जाए। देखा, business बंदे के लिए। इंपॉर्टेंट है। तो बंदे वापस लाए उसने, तो उसने देखिए, कहा कि मैं इंसान की कोई रिप्लेसमेंट नहीं एग्जैक्टली, तो एक बेसिकली एआई असिस्टेंट बन सकता है आपका और लाइक सुपर पावर गेन कर सकता है अपनी इसके ऊपर, लेकिन ये ह्यूमन नीड है। अभी पाकिस्तान Very आई गेस टाइम लगेगा पाकिस्तान को उस एंड आई level पे। थिंक आपका जो प्लेटफॉर्म है वो भी काफी ज्यादा एक इम्पैक्ट Value add क्रिएट करेगा करेगा, लेकिन Exactly. इम्पैक्ट तभी क्रिएट कर सकता है जब हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, वो इससे फायदा लेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनको कैसे अवेल करना है ये हम पे डिपेंड तो करता है। बहुत शुक्रिया। हर मोस्टली बच्चों को पता नहीं होता, तो हम जाकर उनको बताएंगे। हमारे पूरे पाकिस्तान में हम लोग लॉन्च करेंगे कैंपेन अपनी, ठीक तो है। यूनिवर्सिटीज में हम जाएंगे, ये ज़्यादा अच्छी बात है कि वो वहाँ तक पहुँच सके बच्चों Exactly. तक और वो उसको इस्तेमाल कर सकें। Exactly. हुज़ैफा, थैंक यू वेरी मच। फैजान हसन, बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ये है राइजिंग पाकिस्तान। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार, बट टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी।
आपको अपने बेटों की याद नहीं आती? खबरदार जो इस घर में किसी ने उनका नाम भी लिया। जवान बेटे इस तरह छोड़कर चले गए, बे यारो मददगार, दुख तो हुआ होगा अम्मा को। ऐसा इमोशनल मैसेज करूंगी कि वहां से भागे भागे आएंगे। अब मैं क्या करूंगी? कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम जब इस्लाम की बात करते हैं तो हमें ज़िंदगी के तमाम उसूल हमें मज़हब सिखाता है। चाहे हमें कोई भी गाइडेंस लेनी हो, हमेशा यही बात करते हैं कि हम दुनियावी लोगों के पास भाग रहे होते हैं, हमें गाइडेंस प्रोवाइड कर दें, विच इज़ गुड, होना भी चाहिए ऐसे। लेकिन हमें ये माइंड में ज़रूर रखना चाहिए कि इस हवाले से हमें कुरान क्या कहता है, हमें इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं, हमारा मज़हब इस हवाले से हमें क्या कहता है, और उस हिसाब से हम जो है अपनी चीज़ों को आगे लेकर चलें। तो कहते हैं दीन दुनिया साथ साथ चलना, वो इसी का नाम है कि आपने किस तरीके से दुनियावी मामलात को दीन के मुताबिक लेकर चलना है। और इसी मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है ये। एग्जैक्टली। हमारा दीन। और आज हम बात करेंगे तिजारत के हवाले से कि तिजारत के हवाले से किस तरह से इस्लाम हमें रहनुमाई फराहम करता है, क्या उसूल बता दिए गए हैं, इसके डूज क्या हैं, इसके डोंट्स क्या हैं, क्या चीज़ें जो हमें लगता है कि नॉर्मल हैं लेकिन वो एक्चुअली नॉर्मल नहीं हैं, जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए कि नहीं, इसको हम इस हवाले से बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। एब्सोल्युटली हमें ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर हैं अलामा इकबाल कादरी साहब, उनको वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। अक्सर देखिए हम डिस्कशन कर रहे होते हैं कि ठीक है जो बेसिक पिलर्स कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ज़ाहिर है हम उस पर बात तो करते हैं, लेकिन वो जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात की हम बात करते हैं जिसमें मामलात पे बहुत ज़्यादा फोकस है और होना भी चाहिए। जैसा सबीर ने कहा, आज हम तिजारत पर ज़रा डिटेल से बात करना चाहते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में बताइएगा कि तिजारत के लिए क्या उसूल हैं जो कि तयशुदा हैं हमारे दीन में। जिस तरह माशाल्लाह आपने बता दिया कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, हयात है, ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन बेशक एक रास्ता बताता है दीन इस्लाम। तो कुरान करीम में ही अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ना कि अहल्लल्लाहुल बै'a व हर्रम रिबा, अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। तो तिजारत जो है ये अम्बिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत ख़ुद भी की और फिर तिजारत करने वालों के लिए दुआ भी इरशाद फरमाई, और इरशाद फरमाया कि तिजारत में बरकत है। और फिर मज़ीद जो उसूल व ज़वाबित के हवाले से जो आपने इरशाद फरमाया सवाल है, तो इसमें सबसे पहले यह है कि नॉलेज होना चाहिए। सही, यानी कि जो बंदा जो काम कर रहा है उसके बारे में पूरी अवेयरनेस उसको होनी चाहिए, ठीक है। उसके सारे इब्तदाई मामलात और एंड तक हर चीज़ का इल्म होना चाहिए, और उसके साथ साथ फिर ज़रूरी चीज़ जो है वो है फिर उसके मुताबिक अमल भी किया जाए। बिल्कुल ठीक। ये दो चीज़ें बेसिक हैं तिजारत के किसी भी शोबे के हवाले से, कि जो भी हम ज्वाइन करें शोबा तो उसमें हमें पूरी दस्तरस होनी चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। ये फ़र्ज़ है, ज़रूरी है कि अगर हम देखते हैं कुरान और अहादीस को, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में जा रहे हैं तो देखते हैं कि एक शख्स जो है वो ऊपर खुश्क गंदम है, नीचे गीली है, तो वो दोनों का एक ही रेट करके तो सेल कर रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए तो उस ढेर में हाथ डाला तो हाथ सारा गीला हो गया। तो हुजूर अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, ये क्या कर रहे हो?
अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रात को खुले मैदान में पड़ी रही गंदम तो इसके ऊपर वो शबनम बरस गई, जिसकी वजह से ऊपर से कुछ गीली हो गई और कुछ खुश्क। तो फरमाया कि अलहदा कर दो ना, जो गीली हो गई है और खुश्क को अलहदा कर दो। तो ये भी इस तरफ रहनुमाई है कि नॉलेज उसका होना चाहिए। और ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि आप बाज़ार में गए कि एक शख्स जो है, कंजुल ओमाल की हदीस है कि वो दूध में पानी मिक्स करके सेल कर रहा है। आपको पता चला तो आपने कहा कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं, ये जायज़ नहीं है। अर्ज़ की नहीं पता, तो आपने उसको तिजारत करने से मना किया। क्यों? इसके बारे में नॉलेज लो, पहले ही सीखो। तो इसलिए जो है सबसे पहले तो ये है कि उसका नॉलेज होना चाहिए, तिजारत का इसके उसूल आने चाहिए। और दूसरा फिर उसके ऊपर अमल, ये नहीं कि नॉलेज तो है तो उस प्रैक्टिकली लाइफ में वो बंदा उसके फिर अपोजिट चले कि साफ पता है कि एक चीज़ ख़राब है तो उसको बंदा सही दाम में बेच रहा हो, तो ये एक धोखा है। ओके। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोखे से मना फरमाया। नॉलेज, उसके ऊपर अमल, और तीसरा क्या है कि धोखा ना दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा सेंसिटिव सा मामला है। लेकिन एक सारा दूध ख़राब है, उसको एक बंदा सेल कर रहा, पता है कि साइड इफ़ेक्ट आएंगे। ये चिकन है, ये मटन है, ये बीफ है, एक जानवर बीमार है, वो सस्ते दामों लेके, तो वो जितने उससे वो खाते हैं बीफ से, चिकन से, जो बिल्कुल बीमार कर देने वाला, खुद बीमार है जानवर, वो जितने खाते हैं तो खबर फैलती है जी 10 बंदे, 20 बंदे, 30 बंदे जो है ना वो बीफ खाने से हलाक हो गए। क्या कि जानवर ही तहकीक की जाती है। तो ये चीज़ें फिर सूद से पाक हो। चौथा ये है कि फिर उसकी जो लिमिटेशन तय की जाए उसके मुताबिक की जाए। पांचवा ये है कि इख्तियार, कि जो चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं वो सेल की जाए। ये आजकल बड़ा मामला है कि ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं सवाल रखता हूँ बिकॉज आप बड़ा इंपॉर्टेंट आपने मामला छेड़ दिया कि जिस पे अख्तियार हो। अब आजकल एक बड़ा कॉमन है ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट हमारे ई कॉमर्स में। इसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर ई कॉमर्स कर रहा हूँ और मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, मेरे पास इख्तियार नहीं है उस माल का। सबीन ने मुझे एक ऑर्डर दिया है, मेरे पास वो माल नहीं है, लेकिन मैंने ऑर्डर ले लिया है, फिर मैं वो ख़रीदूंगा और डिस्पैच करूंगा सबीन को। अब ये जो ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट, बहुत लोग क्योंकि इस पर काम कर रहे हैं, जिस पर तनकीद ये होती है कि आपका उस पर इख्तियार नहीं है, उस माल पर आप तजारत नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम हम जो मिडल मैन के किरदार की बात करते हैं कि जो किसी से कोई चीज़ खरीद के किसी को देगा, आपका इख्तियार उस वक्त उस माल पर नहीं है, तो आप कैसे कर सकते? प्लीज़ इस पर क्लैरिटी से बात कीजिएगा। यही तो ड्रॉप शिपिंग और जो ई कॉमर्स है उसमें जो काबिले एतराज़ चीज़ें हैं उनमें से एक यही है कि जब बंदे के पास इख्तियार ही नहीं, चीज़ अवेलेबल ही नहीं पास, तो उसका एडवांस में बुकिंग कर देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहाँ रहनुमाई फरमाई है कि जिस चीज़ के बारे में तुम्हें इख्तियार नहीं है, तुम्हारे कब्ज़े में नहीं, उसकी बै जायज़ नहीं, उसकी तिजारत जायज़ नहीं। ओके। उसका नुकसान क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक फसल है मकई की या गंदम की, तो एक बंदा एडवांस में हमें कहता है कि जी ये जो फसल अब पता चला कि आपकी इस खेत की फसल बहुत अच्छी है, गंदम बहुत अच्छी आपकी निकलती है, तो ये एडवांस ले लें। और ये होता है हमारे यहाँ। हाँ, एडवांस ले लें और जब ये फसल पक जाएगी तो ये हमें दे दीजिए। अब ये बै क्यों मना, हराम और नाजायज़ है कि अगर वो वक़्त आने से पहले पहले अल्लाह ना करे तूफ़ान आ गया, पीछे जैसे टिड्डी दल का वो मर्ज़ आया, वो सारी फसल ख़राब हो गई, सैलाब आ गया। अब क्या हुआ? वो क्राइसिस में आ गया ना, जिसने पैसे एडवांस लिए। हुआ क्या कि अब वो पैसे तो यूज़ कर चुके होते हैं, या नहीं भी यूज़ करते तो उनके पास नहीं होते, या देने का दिल ही नहीं करता। फिर वो कहते हैं कि भाई हमारी तो डील थी, डन थी कि फ़लाँ सीज़न तक ये फसल पक जाएगी, और कहा अब वो बेस पे आए कि मुआहदा टूटने के ज़्यादा खदशात बढ़ गए। क्यों? वो जो एडवांस था वो इस्तेमाल कर चुका, वो देने के लिए तैयार नहीं है और उसको भी ज़रूरत है। तो इस तरह झगड़ा पैदा होता है।
और जितनी भी इस्लाम की जितनी चीज़ें हैं, शिक्स हैं, पॉइंट्स हैं या उसूल हैं, जितने बताए गए हैं, वो अगर उनके ऊपर हम कारबंद रहें तो कभी भी झगड़ा और बेफासद नहीं होगी, ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे। इसलिए तो जो बेस हदीस है कि हुज़ूर अलैहि सल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान को धोखा देना जायज़ नहीं है। नहीं, तो इसमें धोखा ही है, कुछ भी हो सकता है, सैलाब आ जाए उस पर, या हमने देखा ऐसा हो रहा है कि जो आउट ऑफ कंट्री से कोई चीज़ मंगवानी हो या मशीनरीज हैं या कोई दीगर प्रोडक्ट है, अक्सर हम आप देखते नहीं जी फ़लाँ अमेज़ोन से या फ़लाँ जो कंपनी है हमने उससे बिज़नेस किया तो उन्होंने जो सूट दिखाया था वो भेजा नहीं, वो भेजा नहीं। तो अब वो आप भी ले रहे होते हैं, ज़ैद उमर बकर वो कह रहे हैं कि मैं भी मंगवाना चाहता हूँ, तो जिसके साथ वो हाथ हो चुका होता है ना, वो कहते हैं ना लेना। हमने मंगवाया था तो इतनी ज़्यादा प्राइस थी 10,000, तो वो तो 3,000 रुपये ये एवरेज का भी नहीं निकला। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं, इसलिए कहा जाता है जब तक जो चीज़ ले दे रहे हैं जब तक हमारे हाथ में ना आ जाए, देख ना लें क्वालिटी, तो उस वक्त तक फिर ये बेहतर नहीं होता, जायज़ नहीं होता, झगड़े का सबब नहीं बनता। सही, ठीक हो गया। अच्छा, ये भी बताइएगा क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना हमें फ़ायदा देखना होता है। अब ज़ाहिर है फ़ायदा इस्लाम के पर्सपेक्टिव से है कि तिजारत में बरकत वो होनी चाहिए। इस हवाले से क्या टिप्स, क्या उसूल इस्लाम बताता है? बरकत यही है ना कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने चिकन है, चिकन आपने 40 kg एक तय किया कि जी किसी फंक्शन के लिए 50 kg जो है ना वो चिकन चाहिए। ठीक है, चिकन तैयार हो गया, अब लेने वाला गया तो कहते हैं, लेने वाला कहता है भी चिकन तैयार है, रेडी है, हमारा ऑर्डर तैयार है। कहते हैं 1 मिनट ठहरें ज़रा ना, दोस्त को, ये उठो भाई इसके ऊपर ज़रा पानी मार दो। वो 2 जग पानी फेंकता है ना तो वो सारा अंदर ही समा जाता है। अब देखें कि 2 जग में अगर 3 kg पानी है तो वो गोश्त के ऊपर फेंका, वजन बढ़ गया, वजन बढ़ गया। अब उसको नहीं उन्होंने समझ आने दी कि हमने आपके साथ किया क्या। वो कहते हैं कि जी आपका 50 था, ये देखिए जी 53 हो गया, तो काइंडली आप उतने पैसे दे दें। अब ये जो ऊपर ले रहा है क्या है? हराम। हराम। अब जो मैम ने बात की कि बरकत कहाँ रहेगी जब बरकत वाला काम ही हमने धोखा, और पहले जो हदीस है वो बुनियादी के मुसलमान को धोखा देना हराम, किसी भी कंडीशन में हो। अब उनको नहीं समझ आने दी उन्होंने कि हमने आपके साथ किया गया। दीगर भी सोआन ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत से मामलात में ऐसा भी सामने हमारे आता है। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ ताकि आप उस पर कमेंट भी कीजिएगा। इस्लाम में कमीशन और मुनाफा, इसके हवाले से क्या क्लैरिटी है? दोनों सवालों पे अब मैं चाहूँगा आप देखें। फॉर एग्जांपल हम घर लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो जो भी डीलर होता है उसका एक सर्टेन कमीशन होता है जो कि तयशुदा होता है, होना चाहिए तयशुदा। अक्सर हम ये देखते हैं जी कमीशन के मामले में वो हमें कहेगा जी प्लॉट 50 लाख का आपको मिला है, अच्छा हमने 50 दे दिया, उसने उस बंदे को जो सेलर था उसे 35 लाख दिए। हमें क्या बता रहे हैं जी वो प्लॉट 50 लाख का था और साथ में एहसान भी चढ़ाया कि मैंने तो कमीशन भी नहीं लिया आपसे, लेकिन 15 लाख कमा लिया वहाँ से। झूठ बोल रहा। दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल कोई अगर सब्जी का काम करता है या फलों का काम करता है, वो जो मंडी से लेकर आया है और ज़ाहिर अपनी दुकान पे ला के रखेगा या रेडी पे लेके जाएगा बेचेगा, उसमें ज़रा एक सर्टन मार्जिन रखना है। अब वो सर्टन मार्जिन हर बंदे का डिफरेंट होता है। क्या इसमें कोई एवरेज होती है? इस्लाम कैसे तय करता है इसको कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है तो आप किस मार्जिन पे उसे बेच सकते हैं? इसमें तो इंडिपेंडेंट रखा गया है, कोई इतना बाउंड नहीं किया गया कि भाई ये होना चाहिए। ओके। फॉर एग्जांपल जहाँ से वो प्रोडक्ट आ रही है आपके यहाँ बनती है तो उसका रेट सस्ता होगा इस्लामाबाद से। ठीक है। वो हमारे सियालकोट या लाहौर में जब जाएगी तो उसके ऊपर रेंट बढ़ेगा। ठीक है। पर ऑलरेडी जो है उसके अंदर अब चेंजिंग हो जाएगी, यानी रेट का अप एंड डाउन होना वो हिस्सा है। ठीक है, चलो उस पर भी नहीं आते, अब आ जाते हैं कमीशन वाले बात। कमीशन तो कमीशन इस तरह जो गलत बयानी करना, एक तो झूठ हो गया और दूसरा झूठ से फिर वो लानत का मुस्तक हो गया। बात जो मैम कह रही थी कि बरकत वाला मामला नहीं रहेगा। ठीक है। तो जायज़ कमीशन जितनी बनती हो वो लेना जो तयशुदा है। हाँ। वो जो तयशुदा है उसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन झूठ मिक्स करके और इस तरह करना, ऐसे ही वो एक बंदा कहता है कि आप हमें कस्टमर ला के दें, मैं आपको कस्टमर ला के देता हूँ, तो जो चीज़ होगी ना 2000 की तो वो 2200 की जो है ना आप ने शो करनी है और वो 200 मेरा होगा। वो दोनों तरफ से बाज़ दफ़ा वो कमा रहे होते हैं और गलत बयानी भी है। सही। तो ये भी तरीका शरीयत के मुताबिक नहीं है, मना हराम है और जायज़ नहीं। सही हो गया। अच्छा, ऐसे में अक्सर होता है कि जब चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो लोग, ये मैं एक जनरल उसके पर्सपेक्टिव से बात करना चाह रही हूँ कि उसमें भी मार्जिन बहुत ज़्यादा हम अक्सर देख रहे होते हैं कि दुकानदार बहुत मार्जिन रख रहा होता है और आपको समहाउ ये पता भी होता है कि इसकी शायद इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन उस टाइम पर शायद डिमांड उस चीज़ की ज़्यादा होती है कि अगले को पता है कि आपकी ज़रूरत है और लेनी ही लेनी है, तो उसने आपको महंगे दामों ही बेचनी है। आपकी भी मजबूरी है कि आपने वो ख़रीदनी है क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मे बी वो चीज़ सर्वाइवल की हो सकती है। ऐसे में क्या वो भी तो, अब उनसे बात करें वो कहते हैं ये तो बिज़नेस है क्योंकि हमें तो अपॉर्चुनिटी दिखती है जैसे ही, तो वो तो बिज़नेस में आ जाता है। क्या वाकई ये जायज़ अमल होता है कि आप किसी की देख रहे होते हैं कि हाँ उसने जब ये ख़रीदना ही ख़रीदना है तो आप उसके इतने महंगे दाम बता दें कि अगला मजबूरी में ख़रीद तो ले लेकिन उस चीज़ की उतनी वर्थ नहीं है? इसमें मैनेज किया है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रेट जो हैं वो नॉर्मल रखे जाएं जो अगले की पहुंच तक हो और खुदा खूफी का भी जहन हो, खिदमत खलक। इसमें खिदमत खलक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो तो बिल्कुल ही, हमें कहेंगे जी आपकी दाढ़ी देख के हम आपको रेट कम लगा रहे हैं, लेकिन जब दूसरी दुकान पे जाते हैं वो कहते हैं कि ये आपने इतने ज़्यादा आपसे उन्होंने रेट ले लिया। तो ये जो चीज़ें हैं रेट जो है ना, रेट बढ़ाने के हवाले से जो शरअ शरीफ में उलमा मुहद्दिसीन फुक़हा ने जो तरीका बताया है, रेट तब बढ़ा सकते हैं, उतना बढ़ा सकते हैं जो मार्केट में चल रहा है, उससे फिर आप कर देना। मार्केट में तो बहुत ही बड़ा मार्जिन होता है ना फिर तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगले का जनाजा भी ना निकल जाए कि जो वो 1 लाख में एक चीज़ खरीदना चाहता है तो वो 1,30,000 में उसको मिले। होता यही है, जो आप टारगेट हम लेके जाते हैं तो अपनी जेब में खाली करके अच्छा देखिए उसमें तो वो है कि वो कहते हैं ठीक है आप ये खरीद सकते हैं ना, वो उनको अंदाजा भी हो जाता है, वो रेट बढ़ा देते हैं। लेकिन इसी पे छोटा सा सवाल और कर किसी की मजबूरी का फायदा उठाना ये भी जायज़ नहीं। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम एक शॉप पे गए, हमने एक आर्टिकल लिया और हमने कम बार्गेनिंग की या जो भी एक माहौल होता है, और हमें फॉर एग्जांपल वो आर्टिकल मिल गया 10,000 का, सबीन जाती है अम्मी के साथ तो आर्टिकल ले आते हैं 4,000 का तो फिर जो हमारे साथ हुआ है वो क्या हुआ है? वो वाकई उन्होंने एक तो बार्गेनिंग आपको आनी चाहिए थी, बार्गेनिंग करनी जाना चाहिए, लेकिन ना आप हम भी बहुत बात पहले से करें नहीं ना आती है, अब ये जाके सीख गया ये, अदरवाइज ये फॉर एग्जांपल कोई रेट लगाया उन्होंने तो हम कहते हैं जनाब वो 10,000 आप कह रहे हैं तो ये 8,000 की नहीं हो जाएगी, तो बार्गेनिंग करना हम कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब आपको एक दफ़ा कह दिया, लिख के भी लगाया हुआ है, अगर तो सबके साथ बार्गेनिंग नहीं करते फिर तो ठीक फिक्स है, हैं फिर तो ठीक है, फिर कोई मसला नहीं, दोनों तरफ से ही तिजारत सही है। और एक ये है कि आपके लिए रेट और है, मैम के लिए और जैद बकर के लिए और, वो बेहतर नहीं होता। या कोई रिश्तेदार है तो फिर तो वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, वो तो एक अलग मैटर नहीं, लेकिन वो भी बिजनेस में नहीं आता कि वो टारगेट ऑडियंस देखते हैं उस हिसाब से रेट जो है वो रख देते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा रेट की बात नहीं करे बट लेने वाले की कुव्वत खरीद देखकर इस पर्सपेक्टिव से भी वो तो पहले है ना कि जो है अगले की सिला रहमी, अगले के साथ जो हमदर्दी है इंसानियत के साथ, उसको भी फोकस करते नहीं है, हमदर्दी है दुकान करना चाहिए। यही वजह है कि अब मुआशरे में हम देखते हैं कि अमीर जो है वो तो ले लेता है और जो नॉर्मल या गरीब होता है वो उस चीज़ तक पहुंच ही नहीं पाता। अच्छा, अब खरीदने वाले के पर्सपेक्टिव से भी ज़रा बात करते हैं। हम देखते हैं कि बड़े से बड़े ब्रांड पे जब हम चले जाते हैं वहाँ क्योंकि फ़िक्स रेट है, आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शन नहीं है उसमें। ऐसे में एक रेडी वाला है, वो फ्रूट बेच रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है, वहीं पर हम जाके प्रॉपर बार्गेनिंग कर रहे होंगे। ठीक है, बार्गेनिंग से मना नहीं किया गया, अब कोई ऐसा उसमें नहीं होता, लेकिन जिससे हम चीज़ ख़रीद रहे हैं हम उसके भी तो हालात का फ़ायदा उठा रहे होते हैं बाज़ुकात ना, कि अगर उसको 10 रुपये जहाँ पर उसको 100 रुपये का मार्जिन हो सकता था वहाँ पे हम 20 रुपये का मार्जिन रख के उससे हम चीज़ ले रहे होते हैं कि उसको 100 के बजाय 20 रुपये का मुनाफा हो रहा है, क्योंकि उसको यह है कि कम से कम कुछ तो उसकी पॉकेट में आए। इस सूरत हाल में इस्लाम क्या कहता है? क्या ये जायज़ आता है, नाजायज़ आता है?
क्या नफ़ा इस हवाले से? तो देना चाहिए जितना बनता है, ताकि गले का सारा सिस्टम जो है वो भी डैमेज ना हो जाए। ज़्यादती ये है कि एक चीज़ आ रही है 1000 की, तो उसमें देखिए ना, ये जो छोटी छोटी प्रोडक्ट हैं, शैम्पू है, साबुन है, इनमें अंदर नफ़ा फिक्स है, सही है, लेकिन इसके ऊपर भी जो है वो ज़्यादा रेट लगा देना वो अच्छा नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक शैम्पू है वो 220 का है, तो उसके ऊपर काट के 240 लिख देना, तो 220 में भी आप का जो मार्जिन था वो तो प्लस था। अब जो ऊपर लिख दिया ये ज़्यादती है। तो इस्लाम के अंदर दोनों तरफ का लिहाज रखना चाहिए कि दोनों जो है ख़रीदार जो है वो बेनिफिट भी हासिल कर ले, वो अब चीज़ भी ख़रीद ले, और जो शॉपकीपर है उसको भी नफ़ा जो है अच्छा मिल जाए, दोनों का निज़ाम चले। और इसमें देखिए ये भी होता है अक्सर, फॉर एग्जांपल एक साबुन है, एक दुकानदार ने जो इंडस्ट्री से उठाया एक स्पेसिफिक उस रेट और लिखा होता है उसके ऊपर, और एक मार्जिन तय होता है उसमें कि आप कितना इससे ऊपर आपने चार्ज, रिटेल प्राइस लिखी होती है क्योंकि आपको डिस्काउंट इंडस्ट्री से मिल चुका होता है, वो आपने रख दिया शॉप पे, स्टॉक आपके पास मौजूद है, महीने बाद अब हालांकि स्टॉक मौजूद है, अब रेट उसका बढ़ गया, अब आपने जो नया माल लिया है वो डिफरेंट रेट पर लिया है, लेकिन आप उसका इतलाक पुराने स्टॉक पर भी कर देते हैं, खुद से काट के लिख देते हैं कि नई प्राइस, हालांकि वो स्टॉक तो आप पुराने रेट पे ले चुके थे। सो क्या ये ठीक होता है? बेहतर तो वही है कि उसी रेट पे दिया जाए, और बड़े कहीं अच्छे मैंने देखे कुछ लोग देते कहते हैं ये पुराने स्टॉक है, ये उसी प्राइस बिल्कुल ऐसा ही है कि वो बड़ी दयानतदारी के साथ बड़े ऑनेस्ट होते हैं, वो अच्छे तरीके से वो कहते हैं जी वो पुराना हमारे पास था, लेकिन ये उस इहतिकार उसको कहा जाता है, यानी कि ब्लैकिंग के लिए सेल करना, वो स्टॉक करना, बिल्कुल ठीक है, वो हराम और जायज़ और नहीं ये है। देखें ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी में आ जाता है। ज़ख़ीरा इहतिकार मैंने वही बोला है, अरबी का लफ्ज़ है इहतिकार, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जो कि हम देखते हैं फसलों के बाद भी हम देखते हैं कि हो रही होती है, कि वो जान के पहले एक क्रिएट किया जाता है जी कि मार्केट में इसकी कमी है, शॉर्टेज है, और उसके बाद जब शॉर्टेज हो जाती है तो फिर आप उसकी प्राइस बढ़ा के वो निकालते तो हैं। ये भी हराम और मना है। बिल्कुल कि मार्केट में एक चीज़ की ज़रूरत है तो उसको हम गोदामों में रखें कि जी, इनको पता होता है, ताजरों को सारे मिले होते हैं कि जी फलां दिनों में रेट बढ़ जाएगा, ये डॉलर्स के लिहाज से भी है, डॉलर लेना देना जो भी उनके अपने उस पे अप्लाई कर रहे हो, गलत होगा। लेकिन देखिए पॉइंट यहाँ पे यही है कि अगर आप ऑनेस्टी के साथ चलेंगे तो आपके कारोबार में बरकत होगी, और उसी यही हमारा इस्लाम हमें सिखाता है, और हर तरीके से इन छोटी छोटी चीज़ों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इसीलिए तो इरशाद फरमाया कि बेहतरीन जो सच्चा ताजिर है क़यामत के दिन उसका जो हशर है अंबिया, औलिया और सहाबा के साथ, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, तो बहुत अच्छा ताजर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अंबिया शुहदा के साथ उसको रखा जाएगा जो अच्छी तिजारत करने वाला है। तो इसलिए धोखाधड़ी से बचें और दयानतदारी से अपने तिजारत का एहतमाम करें। अल्लामा साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे, और किस तरह से हमें हमारा दीन ये सिखाता है, तिजारत के उसूल सिखाता है, जिस तरह हमने आगाज़ में भी इसी जुमले से कहा कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो हमें वाकई जो कहते हैं ना बैक टू बेसिक, और बिल्कुल जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे मामलात हैं उसी पर फोकस करना चाहिए, उसको ये अलाइन करने अपने मॉडर्न वर्ल्ड के साथ। आपसे एक ब्रेक से वापस आएंगे, रादर आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात करें कल। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।